हेलो मेरे शैतानों, कैसे हो आप भाई। स्वागत है आपका भाई एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो में। कौन सी वीडियो भाई? जिसमें अपन अकाउंटेंसी का पूरा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट भाई कवर करने वाले हैं। ठीक है, सारे चैप्टर्स एक वीडियो में भाई आपके सारे डाउट कवर कर देंगे। ठीक है, पूरी थ्योरी भाई आपकी चुटकियों में से कंप्लीट हो जाएगी। ठीक, खड़ा खड़े चालू करते हैं। सबसे पहले भाई अपना चैप्टर क्या है? पार्टनरशिप। ठीक है, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप वाला। तो ये पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है? खड़ा खड़े देखते भैया। पार्टनरशिप मतलब ये जब दो या दो से ज्यादा लोग आपस में मिलते हैं, ठीक, और एक मिनट क्या करते हैं, मिलके भी क्या करते हैं, पहले तो भैया क्या स्किल, नॉलेज और कैपिटल लगाते हैं। ठीक, और एक लीगल बिजनेस करते हैं, और जो भी प्रॉफिट लॉस होता है उसको भी ये कुछ सर्टेन रेशियो में बांटते हैं। ठीक, ये क्या होता है भैया? नॉर्मल प्रॉफिट का वो पार्टनरशिप का मतलब होता है। ठीक है, बट अकॉर्डिंग टू सेक्शन क्या, सेक्शन भैया टू सब वो सेक्शन 2 किसका? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। वो क्या कहता है? वो कहता है भैया, इसकी डेफिनेशन भी आप थोड़ा सा एक बार देख लेना। पार्टनरशिप मतलब भैया कुछ पार्टनरों के बीच में रिलेशनशिप होता है, जो या तो भैया सारे लोग काम करते हैं या फिर सभी के बिहाफ पर एक इंसान क्या करता है, काम करता है। तो ये डेफिनेशन भी आपको पता होनी चाहिए। सॉरी, सेक्शन 4 के हिसाब से। ठीक है, 2 बोला था मैंने। ठीक, अब इसकी भी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई। ठीक, कैरेक्टरिस्टिक्स सबसे पहली बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है भैया? दो से ज्यादा लोग। भैया जो पार्टनरशिप होती है उसमें कम से कम भैया 2 होते हैं, या ज्यादा से ज्यादा कितने होते हैं भैया? 50। ठीक, देखो पहले क्या था, 2013 में क्या था भैया, ज्यादा से ज्यादा 100 हो सकते थे, लेकिन उन्होंने बोला कंपनी वो गवर्नमेंट चाहे तो कम कर सकती है। तो भैया 2014 में रूल 10 लेकर आई सरकार, और उन्होंने क्या बोल दिया, मैक्सिमम कितने होंगे भैया? 50, इससे ज्यादा नहीं होने चाहिए। ठीक है, चल, लेकिन यहीं पर जो 1956 का जो कानून था उसमें भी थोड़ा बहुत ध्यान रखना। ठीक, उसमें क्या था भैया, उसमें नॉर्मल बिजनेस में 10 लोग पार्टनर हो सकते थे, और बैंकिंग बिजनेस में 20 लोग हो सकते थे। कई बार वहां से भी ऑब्जेक्टिव वगैरह पूछ लेते हो, है ना। फिर बच्चा कंफ्यूज होता है, यार हमने तो 50 पढ़ा था। अब इसका भैया सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए? एग्रीमेंट। भैया पार्टनरशिप का ध्यान रखना, ये ऑब्जेक्टिव में आता है। पार्टनरशिप का सबसे एसेंशियल एलिमेंट क्या है? एग्रीमेंट। ठीक, बिना एग्रीमेंट के पार्टनरशिप नहीं होगी। ठीक है, चाहे वो रिटर्न हो चाहे वो ओरल हो। तो एग्रीमेंट क्या होता है भैया? क्या एग्रीमेंट होना जरूरी है, ये सबसे एसेंशियल एलिमेंट है। ठीक, देन इसका भी क्या हो रहा है? लॉफुल बिजनेस। भैया पार्टनरशिप हम किसको बोलेंगे? वो लोग जो मिलकर काम कर रहे हैं, लेकिन कौन सा काम? लॉफुल बिजनेस। इनलीगल बिजनेस को हम पार्टनरशिप नहीं बोलेंगे। देन इसका भी प्रॉफिट शेयरिंग। ध्यान रखना भी, जो पार्टनर वगैरह जो मिल रहे हैं वो लोग किस काय के लिए मिल रहे हैं भैया? किस चीज के लिए मिल रहे हैं? प्रॉफिट शेयर करने के लिए। ठीक है, कोई पार्टनर लॉस शेयर ना करे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रॉफिट शेयरिंग कंपलसरी, ध्यान रखना। ठीक है, चलो, देन इसका भी क्या, बिजनेस कैन बी कैरिड ऑन बाय ऑल, या फिर जो अभी अपन ने डेफिनेशन में पढ़ा था वही करना है। या तो सारे लोग कैरी करेंगे, या तो भैया सबके बिहाफ पर एक इंसान क्या करेगा, चलाएगा बिजनेस। ठीक, अनलिमिटेड लायबिलिटी। भैया अगर कंपनी के जो फर्म है, फर्म के ऊपर कोई लोन वगैरह है और फर्म लोन नहीं चुका पा रही, उसकी जो एसेट्स है वो पूरी पर्याप्त नहीं है, एविडेंट नहीं है, तो भैया पार्टनरों की पर्सनल लायबिलिटी भी क्या होगी, वो पर्सनल एसेट्स भी क्या होंगी भैया, उस लायबिलिटी के साथ अटैच हो जाएंगी। मतलब सीधी बात है, उस लोन चुकाने के चक्कर में उनकी पर्सनल एसेट्स भी क्या होंगी, बिक जाएंगी। ठीक, उसको बोला जाता है अनलिमिटेड लायबिलिटी। ठीक है, और भी बहुत सारे पॉइंट है, वो लोग जो पार्टनर है वो अपना शेयर वगैरह ट्रांसफर नहीं कर सकते एक दूसरे को, किसी और को। ठीक, कंट्रीब्यूशन कैपिटल। भैया कोई पार्टनर बिना कैपिटल के भी क्या बन सकता है? पार्टनर बन सकता है। पार्टनर को कैपिटल कंट्रीब्यूट करना भी कंपलसरी नहीं है। ठीक है, चलो, देन इसका रजिस्ट्रेशन। ध्यान रखना बेटा, ये पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन करवाना भी कंपलसरी नहीं है। ठीक है, क्लियर। ऑलमोस्ट कुछ भी कंपलसरी नहीं है, सिर्फ प्रॉफिट शेयर करना का भी कंपलसरी है। ठीक है, चलो अब अपन बात करते हैं, एक प्रॉफिट शेयर करना और एक एग्रीमेंट करना। ठीक है, बस ये 2 चीज भी है क्या, कंपलसरी। क्लियर है, चलो अब इसके बाद ध्यान रखना, लेकिन मैंने पार्टनरशिप डीड कंपलसरी नहीं बोला है, मैंने एग्रीमेंट बोला है। एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है। पार्टनरशिप डीड कंपलसरी नहीं बोला है मैंने। ठीक है, चलो अब इसका भी इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी वगैरह है वो देख लेना। फर्म मतलब क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, नॉर्मल सी चीजें। ठीक है, चलो इंपॉर्टेंट चीजों पर आते हैं, फिर वही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये भी उसका वही वो है टर्मिनोलॉजी, देख लेना। पार्टनरशिप डीड क्या होती है? तो ये पार्टनरशिप डीड एक डॉक्यूमेंट होता है। ठीक भाई, जैसे मान लो मैं और तुम मिलकर कोई बिजनेस चालू करने वाले हैं, तो भैया अपन दोनों बैठकर कुछ रूल्स बनाएंगे कि भैया देख, मेरा ये काम है, तेरे ये काम है, मैं इतने पैसे लगाऊंगा तो इतने पैसे लगाना। तो बैठकर अपन क्या कर ले, लिखा पड़ी, तो एक डॉक्यूमेंट जिसमें अपन दोनों के सारे रूल्स रेगुलेशन सब कुछ लिखे रहेंगे। तुम क्या काम करोगे, मैं क्या काम करूंगा, तुमने कितना पैसा लगाया, मैंने कितना लगाया, वो सब लिखा रहता है। ठीक है, किस तरीके से बिजनेस चलाएंगे, तो उस डॉक्यूमेंट को क्या बोला जाता है, पार्टनरशिप डीड बोला जाता है। ये पार्टनरशिप डीड बनाना कंपलसरी नहीं है। ठीक है, ये ऑप्शनल है। क्लियर, लेकिन एग्रीमेंट करना क्या था भैया, कंपलसरी रहता है। ठीक है, चलो अब इसका भी क्या बोल रहे हैं, पार्टनरशिप डीड कहते इज नॉट प्रिपेयर्ड देन द रूल। अगर भैया मान लो पार्टनरशिप डीड नहीं है, नहीं अपन दोनों ने मिलकर नहीं बनाई, तो भैया इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के जो रूल्स हैं, इस कानून में भी कुछ रूल्स लिख के गए हैं वो लोग, तो भैया वो अपने को अप्लाई करने पड़ेंगे। ठीक, अब भैया पार्टनरशिप डीड में क्या क्या लिखा होता है, उसके मेन कंटेंट्स क्या है, प्रमुख मदे क्या है। तो भैया कंपनी का नाम होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए जो किसी और रजिस्टर्ड, पहले से रजिस्टर्ड कंपनी से मिलता जुलता हो, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट से मिलता जुलता हो, जो कंफ्यूजन पैदा करे। देन इसका भैया
एड्रेस ऑफ द फर्म, फर्म कहां पर है वो उसमें लिखा होना चाहिए। एरिया ऑफ बिजनेस, कंपनी कहां कहां तक बिजनेस ऑपरेट करेगी वो उसमें लिखा होना चाहिए। पार्टनरों के नाम और पता लिखा होना चाहिए। फिर भैया पार्टनर ने कितनी कितनी कैपिटल लगाई वो उसमें लिखा होना चाहिए। फर्म कितने पीरियड तक रहेगी, ठीक है, वो भी उसमें लिखा रहना चाहिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ड्राइंग कितनी करेगा वो सब उसमें लिखी होनी चाहिए। किसमें भी, पार्टनरशिप डीड में। देन इसके भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रहेगा वो लिखा होना चाहिए। सैलरी कमीशन किस पार्टनर को कितना मिलेगा वो भी उसमें लिखा होना चाहिए। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक अपन करते भैया, ठीक, इस चैप्टर की थ्योरी भी सारी ही इंपॉर्टेंट है और इसके जो न्यूमेरिकल है वो भी सारे ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और न्यूमेरिकल के बारे में मैं तुमको बीच में लास्ट में वीडियो में बताऊंगा, थोड़े लास्ट तक बने रहना भाई। क्या बोल रहा भैया, अब कौन कौन से रूल्स, अगर मान लो पार्टनरशिप डीड नहीं है, साइलेंट है, एब्सेंट है, तो कौन कौन से रूल्स अप्लाई होंगे, ठीक। तो चलो सबसे पहले भी ये लोग क्या बोल रहे हैं, पार्टनर्स जो पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट, जितने भी पार्टनर है वो सभी मैनेजमेंट में क्या कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कोई किसी को रोकेगा नहीं। देन इसका भी इंस्पेक्ट बुक्स ऑफ अकाउंट, जितने भी पार्टनर है वो सभी लोग क्या कर सकते हैं, कंपनी की बुक्स वगैरह चेक कर सकते हैं, कोई किसी को रोकेगा नहीं, ठीक है, धक्का मुक्की नहीं होगी, ठीक है। फिर भी रेम्युनरेशन ऑफ पार्टनर, किसी भी पार्टनर को कोई रेम्युनरेशन नहीं मिलेगा। रेम्युनरेशन मतलब ये कमीशन, सैलरी वगैरह जो रहती है किसी भी पार्टनर को नहीं मिलेगी, वेदर मेंशन इन द क्वेश्चन, कुछ भी अगर मेंशन है क्वेश्चन में नहीं मिलेगा भैया, ठीक। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी पार्टनरों को नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी नहीं लिया जाएगा भाई। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कंपनी लेती है तो भैया इस पर जब पार्टनरशिप नहीं होगी ना तो कंपनी भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं लेगी, ठीक। फिर इसका भैया इंटरेस्ट ऑन लोन, हाँ लेकिन ये ध्यान रखना बेटा, इंटरेस्ट ऑन लोन क्या रहेगा भैया, 6% पर एनम रहेगा, ठीक है। बच्चा गलत करके आता है 6%, भाई वो लोग बोल देंगे भैया जब पार्टनरशिप डीड नहीं होती है तो पार्टनर को लोन पर ब्याज कितना मिलता है, 6% पर एनम, तो दोनों में से क्या लगाओगे, 6% पर एनम वाले पे, ठीक है। चलो फिर इसका भैया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रहेगा, इक्वल। कब, जब पार्टनरशिप डीड नहीं होती तब। प्रॉफिट शेयरिंग, वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है, तो वो अकाउंट जिसमें हम प्रॉफिट एंड लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करके बताते हैं उसको बोलते हैं एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये आ चुका है ना मीनिंग भी। चलो देन इसका भी अपन आगे चलते हैं भैया, क्या पार्टनर की जो वैल्यू अगर अपने को पता करना है कि पार्टनर की वैल्यू क्या है कंपनी में, तो उसको पता करने के भैया दो मेथड होते हैं, मतलब उसकी कैपिटल को मेंटेन करने के दो तरीके होते हैं, फिक्स कैपिटल मेथड, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फिक्स कैपिटल मेथड में दो अकाउंट बनते हैं, कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट, लेकिन फ्लक्चुएटिंग में सिर्फ और सिर्फ कैपिटल बनता है, मतलब ये करंट भी इसी में शामिल हो जाता है, ठीक। चलो अब भैया क्या लिखा हुआ है, ये दो मेथड है, ठीक है। अब इन दोनों में डिफरेंस बिटवीन बहुत ढंग से कर लेना बेटा आता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट रहता है। तो सबसे पहला पॉइंट भी क्या लिखा, बैलेंस। तो भैया फिक्स्ड कैपिटल मेथड में क्या रहता है, हमेशा बैलेंस क्रेडिट रहता है, जबकि फ्लक्चुएटिंग में डेबिट क्रेडिट दोनों होता रहता है, ठीक। नंबर ऑफ अकाउंट, कितने अकाउंट बनते हैं, तो इसमें 2 बनते हैं, ठीक, इसमें बस एक ही बनता है। फिर भैया आइटम्स टू बी रिकॉर्डेड, कहां आइटम लिखे जाते हैं, तो भैया इसमें सिर्फ कैपिटल लिखी जाती है कैपिटल अकाउंट में, ठीक है, जबकि इसमें कैपिटल के साथ सब कुछ लिखा जाता है और भी चीजें। स्टेबिलिटी ऑफ कैपिटल, इसमें कैपिटल फिक्स रहती है, स्टेबल रहती है, इसमें कैपिटल फिक्स नहीं रहती है। करंट अकाउंट, इसमें करंट अकाउंट अलग से खुलता है, इसमें करंट अकाउंट अलग से नहीं खुलता है, ठीक है। तो ये हो गया भैया अपना फर्स्ट चैप्टर, क्लियर है। अब अपन बात करते हैं गुडविल वाले चैप्टर की थ्योरी, ठीक है। तो सबसे पहले भैया गुडविल क्या होती है, तो गुडविल मतलब भैया सुनो, अधिकतर नॉर्मल लोग क्या बोलते हैं भैया, गुडविल मतलब आपका नाम, इज्जत, रुतबा। अरे भैया सुनो, नाम, इज्जत, रुतबा के लिए और भी शब्द हैं, उस नाम, इज्जत, रुतबे के कारण आप कितना बेनिफिट कमा रहे हो, ठीक है, कितना आप प्रॉफिट कमा रहे हो, उसको क्या बोला जाता है, उस न्यूमेरिकल टर्म में प्रॉफिट को क्या बोला जाता है भैया, उसको प्रॉफिट को क्या बोला जाता है, गुडविल, ठीक है। आप उस नाम, इज्जत, रुतबे के कारण कितना प्रॉफिट कमा रहे हो, कितना बेनिफिट उठा रहे हो कंपनी में, ठीक है भाई। अपन तो अकाउंट्स वाले हैं, तो अकाउंट्स में जो नंबर होता है उसको अपन क्या बोलेंगे, गुडविल, कितना प्रॉफिट कमाया जा रहा है, ठीक है, उस नाम के कारण, उसको भी क्या बोला जाता है, गुडविल। द गुडविल रिफर्स टू द बेनिफिट एंड एडवांटेज ऑफ द गुड नेम एंड फेम, आपके अच्छे नाम और रुतबे के कारण जो आपको बेनिफिट मिल रहा है उसको गुडविल बोला जाता है, ठीक है। चलो अब इसका भैया गुडविल की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है भैया, तो सबसे पहली बात भैया ये एक एसेट्स होती है। क्यों एसेट्स होती है, क्योंकि ये और प्रॉफिट कमाने में क्या करती है, मदद करती है। फिर इसका भैया इंटेंजिबल एसेट्स होती है। क्यों इंटेंजिबल होती है, क्योंकि इसको देखे छू नहीं सकते, लेकिन इट इज नॉट अ फिक्टिशियस एसेट्स, ये फिक्टिशियस नहीं है, ठीक है, मतलब कल्पना वाली नहीं है, ठीक है, असलियत में होती है। सेलेबल एसेट्स, भैया गुडविल को हम बेच सकते हैं, और कौन सी गुडविल को, जो कैट प्रकार की गुडविल होती है, अभी अपन पढ़ेंगे आगे, तो उसको भी हम क्या कर सकते हैं, बेच सकते हैं। और असली में गुडविल का पता तभी लगता है जब हम कंपनी बेचते हैं। फिर इसका भैया ऑब्जेक्टिव बेटा नो डेप्रिसिएशन, भैया गुडविल पर कोई भी डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होता है, ध्यान रखना, ठीक है, अमोर्टाइज होती है वो। गुडविल इज नॉट शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, ध्यान रखना भैया, गुडविल बुक्स ऑफ अकाउंट में मतलब बैलेंस शीट वगैरह में भी शो नहीं होती है। और अगर मान लो कोई कंपनी शो कर रही है तो वो खटाक से उसको क्या कर देगी, रिटर्न ऑफ। क्यों, क्योंकि अच्छी फर्म खटाक से रिटर्न ऑफ कर देती है, मतलब उसको बैलेंस शीट से हटा देंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट अपन चलते हैं भैया, गुडविल के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है। तो भैया सबसे पहले भैया गुडविल, अगर अपन नेचर के हिसाब से बात करें तो बेटा नेचर के हिसाब से गुडविल बेटा
क्या बोल रहे हैं भैया, सबसे पहले होता है भैया रेड गुडविल। रेड गुडविल मतलब ये क्या होता है, रेड गुडविल मतलब भाई जैसे चूहा क्या करता है, खटाखट खटाखट इधर उधर भागता रहता है, तो इस प्रकार की गुडविल भी क्या होती है भैया, इधर उधर भागती रहती है, ये एक जगह पर स्टेबल नहीं रहती है, ठीक है। इसलिए बेटा इस वाली प्रकार की गुडविल की सबसे कम वैल्यू रहती है, ठीक है। देन इसके अब ये बात करते हैं डॉग गुडविल। तो डॉग क्या होता है भैया, किसके वफादार होता है, अपने फेथफुल होता है, किसके मास्टर के मतलब प्रति होता है। तो भैया इस प्रकार की गुडविल क्या होती है भैया, कंपनी के जो ओनर रहता है, जब तक वो रहता है कंपनी में, तब तक वो गुडविल जो रहती है वो उस बिजनेस में रहती है। जैसे ही मालिक चला गया वो गुडविल उस कंपनी से चली जाती है। तो इसका मतलब इस प्रकार की गुडविल किसके प्रति लॉयल रहती है, बिजनेसमैन के प्रति, ठीक है। तो इसकी रेड गुडविल से थोड़ी ज्यादा वैल्यू होती है, ठीक है, उससे थोड़ी ज्यादा होती है। अब होती है कैट गुडविल। तो सबसे बेटर गुडविल अपन इसी को मानते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि कैट क्या होती है, शांत होती, काम होती है, वो एक ही जगह पर रहना पसंद करती है। तो इस प्रकार की गुडविल एक ही जगह पर रहती है, ठीक है, क्लियर। तो इसकी सबसे हाईएस्ट वैल्यू होती है, ऑब्जेक्टिव आता है डैश गुडविल फेचेस हाईएस्ट वैल्यू, कैट गुडविल, ठीक है। चलो अब इसका भी अपन आगे चलते हैं। एक और होता है भैया रैबिट टाइप की गुडविल होती है, ठीक है। कुछ ज्यादा अपने बुक में नहीं है, बस इतना ध्यान रखना, रैबिट मतलब ये होता है आलसी टाइप का होता है। तो उसको भैया ज्यादा कामकाज पसंद नहीं है, उसको जो दिख जाता है तुरंत, ठीक है, वो बस वहीं की दुकान से जाकर सामान ले लेता है, ठीक है। उसको मतलब नहीं है इसकी ज्यादा गुडविल उसकी गुडविल, कुछ नहीं, ठीक है। बस वो जो पास की दुकान है कन्वीनियंट के तौर पर वहां से वो सामान ले लेता है, ठीक। लेकिन एक मिनट, ये क्या था, ऑन द बेस ऑफ नेचर था। अब अपन बेटा बात कर रहे हैं ऑन द बेस ऑफ अकाउंटिंग के हिसाब से गुडविल दो प्रकार की होती है, सेल्फ जनरेटेड और परचेज। सेल्फ जनरेटेड मतलब जो खुद से जनरेट हुई है, ठीक है। तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल को हम भैया बुक्स में शो क्या नहीं करते हैं, क्यों, क्योंकि उसके लिए हमने कोई भी पैसा दिया नहीं है। जबकि भैया परचेज गुडविल जो होती है, जो हम किसी और से खरीदते हैं, ठीक, तो भैया उसको भी हम क्या करते हैं, बुक्स में शो करते हैं, क्लियर है। चलो अब भैया गुडविल निकालने की कितनी मेथड होती है, तो देखो 3 मेथड होती है, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन, ठीक। लेकिन अब एक और चीज सुनना, अपन लोग के एमपी बोर्ड के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो भैया कैपिटलाइजेशन के 2 मेथड होते हैं, ठीक है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर, बस इतना अपने को मेन करना है, ठीक है। लेकिन सीबीएसई वगैरह के हिसाब से भी क्या होता है, इनके भी 2 टुकड़े आते हैं। जैसे एवरेज प्रॉफिट मेथड का एक सिंपल मेथड होता है, एक वेटेड होता है। सुपर प्रॉफिट मेथड का एक परचेज मेथड होता है, एक एन्युटी मेथड होता है। इसके तो 2 खैर होते ही होते हैं, ठीक है। अपन लोग को मेन ये वाले बस ये पता होने चाहिए, ठीक है। चलो अब इसके भी अपन बात करते हैं, क्या बोलते हैं, ये सारी मेथडों के नाम वगैरह लिखे हुए हैं, ठीक है। When we valued goodwill, हम गुडविल कब वैल्यू करते हैं, ठीक है। तो फालतू का टॉपिक भाई, सीधी से अगर मैं बात बोलूं ना, ठीक, तो भैया जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तो हम वैल्यू करते हैं, ठीक है। एडमिशन के टाइम पर, रिटायरमेंट के टाइम पर, डेथ के टाइम पर, बिजनेस सेल करते हैं तो, अमलगमेशन होता है तो, ठीक है। अभी यही पॉइंट तुम एक और चैप्टर में भी देखोगे, ठीक है, वहां पर देख समझ जाना। अब भाई अपन बात करें कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी। एवरेज प्रॉफिट क्या होता है, तो नॉर्मली ये सब देख लेना है, वो कई बार 2-1 नंबर में पूछ लेंगे तुम लोगों से। एवरेज प्रॉफिट क्या होता है, ये एक्चुअल प्रॉफिट होता है जो साल भर में कोई कंपनी कमाती है। नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, ये की सिमिलर टाइप के बिजनेस वाले लोग कमाते हैं। सुपर प्रॉफिट क्या होता है, नॉर्मल से जब ज्यादा कमाते हैं तो उसको सुपर बोलते हैं। परचेज ईयर क्या होता है भैया, ठीक, तो भैया अगर जैसे मान लो कोई व्यक्ति अपना बिजनेस बेच रहा है, तो अगर वो मुझको बेच रहा है, तो अगर वो सेम कुछ सालों तक काम करता, ठीक है, तो उसको वो प्रॉफिट सेम सालों तक होता रहता, ठीक है। मान लो वो हर साल 10 लाख रुपए कमा रहा है, तो वो 4 सालों तक और 10-10 लाख रुपए कमा सकता था। तो वो 4 साल जो है उन्हीं को क्या बोला था भैया, परचेज ईयर, ठीक है। उतने जिनमें वो पास्ट में सेम ईयर में क्या कर सकता है, पैसे कमा सकता है, ठीक है। क्या लिखा भैया, दैट नंबर ऑफ ईयर इन विच द फर्म विल बी कंटिन्यू टू अर्न दैट मच मनी हाईएस्ट प्रॉफिट विच इज अर्न्ड इन पास्ट। भैया जो वो पास्ट में जो कमा रहा था वो उतने ही 4 सालों तक 5 सालों तक वो और पैसा कमा सकता सेम, ठीक है। तो उन सालों को क्या बोला जाता है, क्या भैया, परचेज ईयर, ठीक। अब बेटा गुडविल को अफेक्ट करने वाले फैक्टर इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इसका क्वेश्चन और कैसे आता है, फैक्टर अफेक्टिंग गुडविल, ठीक है, या फिर कॉज ऑफ क्रिएशन ऑफ गुडविल। गुडविल ऐसे कौन सी चीजें जो गुडविल को क्रिएट करती हैं। तो सबसे पहले बेटा क्या लिखा है, नेम एंड लोकेशन ऑफ फर्म, ठीक है। अगर कंपनी का नाम और लोकेशन बहुत अच्छा होगा, नाम भी अच्छा अट्रैक्टिव होगा और बहुत ही अच्छी प्राइम लोकेशन पर होगा तो ज्यादा गुडविल होगी, नहीं होगा तो कम गुडविल होगी, ठीक। देन इसका भी क्या लिखा, बिहेवियर ऑफ ओनर। अगर मालिक बहुत अच्छे से बिहेव वगैरह करेंगे, ठीक है, तो भैया उस कंपनी की गुडविल अच्छी रहेगी, नहीं तो नहीं रहेगी। क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, अगर बहुत अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट बेचेंगे तो भैया गुडविल जाहिर सी बात अच्छी रहेगी, नहीं तो नहीं रहेगी। फिर भैया प्राइस ऑफ प्रोडक्ट का अगर प्राइस रीजनेबल है तो ज्यादा गुडविल, नहीं तो नहीं होगी। एडवर्टाइजिंग, अगर आप बहुत अच्छा एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो, ठीक है, तो भैया जो चीज दिखती है वो बिकती है, उसकी ज्यादा गुडविल रहेगी। मोनोपॉली, ऑब्जेक्टिव आएगा बेटा, मोनोपॉली मतलब एक अधिकार, ठीक है। तो ध्यान रखना बेटा, मोनोपॉली से गुडविल बढ़ती है ना कि कम होती है, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये ऑब्जेक्टिव आता है, ट्रू फॉल्स वगैरह भी आता है कई बार। क्या भैया मोनोपॉली गुडविल कम करती है, तो नहीं भैया बढ़ाती है,
ठीक। देन इसका भी है सेल आफ्टर सर्विस, कितनी आप दे रहे हो उससे भी गुडविल बढ़ेगी। बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉय, आपके एम्प्लॉयों का बिहेवियर कैसा है, इन सबसे क्या बढ़ती है, गुडविल बढ़ती है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं भाई अपन जरा। अब देखो ये गुडविल वगैरह के कुछ फॉर्मूले वगैरह वो भी मैंने यहीं पर आपको अवेलेबल करवा दिए। ठीक है भैया, जो होती है एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट मेथड में सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, जितने भी साल है उनको प्लस कर लो और नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर दो। फिर गुडविल सेकंड स्टेप निकलती है, कैसे, गुडविल को नंबर ऑफ परचेज से इंटू कर दो। अगर वेटेड एवरेज प्रॉफिट से आप कर रहे हो, ठीक है, तो उसमें पहले ईयर लिखते हैं, प्रॉफिट लिखते हैं, वेट जो क्वेश्चन में दिया वो वेट लिखते हैं। वेटेड प्रॉफिट कैसे निकलेगा, इन दोनों का इंटू करके, फिर टोटल वेटेड प्रॉफिट निकल जाएगा। अब कैसे उसका एवरेज कर लो, तो कैसे निकलेगा, टोटल वेटेड प्रॉफिट जो निकला है उसका डिवाइड कर दो वेट से। ठीक, फिर गुडविल कैसे निकलेगी, तो जो भी वेट एवरेज निकला है उसका नंबर ऑफ परचेज से इंटू कर दो। सुपर प्रॉफिट मेथड में क्या होता है भैया, तो पहले ध्यान रखना, सुपर प्रॉफिट मेथड में सबसे पहले भी क्या निकलता है, नॉर्मल प्रॉफिट निकलता है। वो कैसे निकलता है, कैपिटल इंटू रेट अपॉन 100। फिर सुपर प्रॉफिट निकलता है एवरेज या फिर एक्चुअल प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस। फिर गुडविल कैसे निकलती है, सुपर प्रॉफिट में से क्या, सुपर प्रॉफिट को नंबर ऑफ परचेजर से इंटू कर लो। फिर एन्युटी मेथड वगैरह में क्या होता है, सेम सब कुछ होता है, बस ये परचेज की जगह एक एन्युटी की वैल्यू दी रहेगी, उससे इंटू कर देते हैं। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट में क्या होता है भैया, तो सबसे पहले कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ता है। वो कैसे निकलता है, एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन रेट। ध्यान रखना, यहाँ पे बच्चा गलत कर देता है, हमेशा आपने रेट अपॉन 100 पढ़ा, लेकिन यहाँ पर आपको 100 अपॉन रेट करना पड़ेगा। अब जब ये निकल गई कैपिटलाइज वैल्यू, तो भैया गुडविल कैसे निकलेगी, जो भी कैपिटलाइज वैल्यू आई उसमें से कैपिटल एम्प्लॉयड को माइनस कर दो। ठीक है, और सीबीएसई वालों को मेन दिक्कत क्या आती है, उन लोग को भैया ये कैपिटल एम्प्लॉयड जो रहता है ना, वो निकालने में बहुत दिक्कत आती है। तो ये कैपिटल एम्प्लॉयड का मैंने पूरे फॉर्मूले लिख दिए हैं। ठीक है, कि कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे कैसे निकाला जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, इसमें क्या होगा भैया, तो पहले वही सेम नॉर्मल प्रॉफिट निकालो, सुपर प्रॉफिट निकालो, फिर गुडविल निकालो। बस गुडविल में क्या करना पड़ेगा, 100 अपॉन रेट करना पड़ेगा, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन रेट। नॉर्मल सुपर प्रॉफिट मेथड में क्या करते थे, सुपर प्रॉफिट इंटू परचेज ईयर करते थे, लेकिन यहाँ पे 100 अपॉन रेट रहेगा। ठीक है, बस खत्म, ये हो गई भैया गुडविल का पूरा टॉपिक, है ना। चलो अब अपन चालू करते हैं क्या, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, पार्टनरशिप का क्या भैया, पुनर्गठन। ठीक, तो भैया रिकॉन्स्टिट्यूशन मतलब क्या होता है, नाम से समझ में आ रहा है। रिकॉन्स्टिट्यूशन मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो वापस से बनाया। पार्टनरशिप का कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, उसकी पार्टनरशिप डीड। तो सीधी बात है, अगर वो एग्रीमेंट टूट गया और वापस से नया एग्रीमेंट बनाया, तो उसी को भी क्या बोला जाता है, रिकॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। ठीक है, क्या बोल रहे हैं भैया, रिकॉन्स्टिट्यूशन मतलब पार्टनरों के रिलेशनशिप में चेंज होना, जिसके कारण पुराना एग्रीमेंट टूटता है और नया एग्रीमेंट बनता है, उसको रिकॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। अब रिकॉन्स्टिट्यूशन किन किन तरीकों से होता है, फॉर्म्स ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, या फिर कंडीशंस। तो देखो, चेंज इन म्यूचुअल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पढ़ा था अभी तुम लोगों ने थोड़ी देर पहले, गुडविल क्यों वैल्यू की जाती है। तो अब ये जो पॉइंट है ये उसमें भी आता है और ये भी है, तो इसलिए वहां पर अपना एक्सप्लेन नहीं करा था, यहाँ पे अपन कर सकते हैं। भैया क्या बोल रहे हैं, जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होता है, चेंज होता है। एग्जिस्टिंग पार्टनर, एबीसी पहले भी पार्टनर थे, अभी भी पार्टनर है, पहले उनका कुछ और रेशियो था, अब कुछ उनका और रेशियो है, तो तब भी क्या निकाली जाती है, गुडविल निकाली जाती है। देन इसके भी एडमिशन, तो ध्यान रखना इन सब का मीनिंग यहीं पर याद कर लेना, क्यों, क्योंकि इनके अभी आगे चैप्टर भी आएंगे, एडमिशन का चैप्टर, रिटायरमेंट का चैप्टर, तो ये यही मीनिंग याद कर लोगे तो वो वाले चैप्टर में याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एडमिशन भी क्या होता है, तो भैया एडमिशन मतलब ये जब नए पार्टनर जब आता है, क्यों, क्योंकि कंपनी को कुछ पैसे वगैरह की या कुछ नॉलेज वगैरह, स्किल वगैरह की पड़ गई भी जरूरत पड़ गई, तो जब कंपनी उसको डिसाइड करती पार्टनर बनाने को, उसको एडमिशन बोला जाता है। ठीक है, देन इसके बाद उसके क्या बोलते हैं, रिटायरमेंट क्या होता है, तो रिटायरमेंट मतलब ये जब कोई पार्टनर, एग्जिस्टिंग पार्टनर फर्म से जाने का डिसाइड कर लेता है, अपने पार्टनरशिप राइट्स सीज करने का डिसाइड कर लेता है, तो उसको भी क्या बोला जाता है, रिटायरमेंट बोला जाता है। डेथ मतलब क्या होता है, जब कोई पार्टनर की डेथ हो जाती है और पुराने वाले पार्टनर जो बच गए वो अभी भी कंटिन्यू करते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है, डेथ बोला जाता है। ठीक, अमलगमेशन मतलब ये दो जब कंपनी जब आपस में क्या हो जाती है, मिल जाती है कॉम्पिटिशन को खत्म करने के लिए और कॉस्ट को कम करने के लिए, तो उसको भी क्या बोला जाता है, अमलगमेशन बोला जाता है। ठीक, अब यहां पे भी क्या होता है, एक टॉपिक निकल कर आता है, गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिफरेंस। ठीक है, तो भैया सबसे पहले भैया गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग, सबसे पहले नाम से समझ में आ रहा है भैया, सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होता है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो वो रेशियो होता है जिस रेशियो में एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के लिए अपना शेयर त्याग करता है, बहुत सिंपल सा है। ठीक है, गेनिंग रेशियो वो रेशियो होता है जिसमें एक पार्टनर दूसरे पार्टनर से लेता है, रिसीव करता है अपना शेयर, तो उसको गेनिंग रेशियो बोलते हैं, बहुत सिंपल सा है। ठीक है, देन इसका भी है व्हेन कैलकुलेटेड, कब निकाला जाता है, तो बेटा सैक्रिफाइसिंग कब निकाला जाता है, तो ध्यान रखना अपन ने अभी जो 5 तरीके पढ़े, ठीक है, फॉर्म्स ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन पढ़े 5, तो अपन सिर्फ अभी 4 की बात करते हैं। तो भैया सबसे पहले क्या था, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो,
और एडमिशन, तो उन दोनों में क्या निकाला जाता है, सैक्रिफाइसिंग। और उसके बाद जो डेथ और रिटायरमेंट है उनमें क्या निकाला जाता है, गेनिंग रेशियो। ठीक, देन इसका भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है, तो भैया सैक्रिफाइसिंग रेशियो से पार्टनर का खाता क्रेडिट करा जाता है और गेनिंग से डेबिट करा जाता है। ऑब्जेक्टिव, इसका उद्देश्य क्या है, तो जो पार्टनर आ रहा है वो कितने गुडविल लेकर आएगा उसके लिए निकाला जाता है, और ये जो पार्टनर जा रहा है उसको कितना पैसा हमको देना है उसके लिए गेनिंग रेशियो निकाला जाता है। फॉर्मूला क्या है, ओल्ड माइनस न्यू, और इसका क्या है, न्यू माइनस ओल्ड। ठीक है, अब एक मिनट, यहाँ पे एक हिडन गुडविल भी होता है। तो ये हिडन गुडविल मतलब क्या होता है, ध्यान रखना, हिडन गुडविल मतलब वो गुडविल जो शो नहीं होती है। ठीक है, उसका फॉर्मूला क्या होता है भैया, क्या, फर्म्स की टोटल कैपिटल में से एग्जिस्टिंग कैपिटल को माइनस कर दो। अभी आगे अपन इसका फॉर्मूला वगैरह भी देख लेंगे एक बार। ठीक है, चलो अब इसके बाद अपन आते हैं भैया एडमिशन वाले चैप्टर पर। ठीक है, तो मैंने क्या बोला भैया, सबसे पहले इसका मीनिंग करना पड़ेगा, लेकिन आपको तो करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि आप अभी कर चुके हो पहले मीनिंग। ठीक है, तो एडमिशन मतलब क्या होता है आपको पता है। देन इसका भैया मेन पर्पस क्या है, ध्यान रखना, हम नए पार्टनर को एडमिट क्यों करते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों, क्योंकि हमको पैसे की जरूरत पड़ रही है। क्यों, क्योंकि भैया हमको अपने ही जो एम्प्लॉय उनका मोरल बढ़ाना। कैसे भैया, भाई कंपनी में 50 एक लोग जितने भी थे उनमें से किसी को हमने क्या कर लिया भैया, अपना पार्टनर बना लिया, 2%, 4%, 5% जितने के भी बनाए हो। ठीक है, क्योंकि वो बहुत अच्छे से काम करता मान लो, तो जब तुमने उसको क्या बना लिया, पार्टनर बना लिया, तो भैया तुम्हारे जो उसके जो साथ के जो लोग थे वो अपने आप एम्प्लॉय को जाएंगे, मोटिवेट हो जाएंगे। तो जो एम्प्लॉयज होते हैं उनको अगर इंकरेज करना है, मोटिवेट करना है, तो भी हम ये क्या करते हैं, नए किसी पार्टनर को एडमिट कर लेते हैं। स्किल एंड नॉलेज, भाई कई बार क्या होता है, भाई हमको कुछ ऐसा स्किल की आवश्यकता है लेकिन वो हमारे पास स्किल नहीं है। ठीक है, किसी बंदे के पास हो तो भैया हम उसको क्या कर लेते हैं, कई बार एडमिट कर लेते हैं। देन इसका भैया बेयरिंग रिस्क, भैया पूरी रिस्क हम अकेले क्यों उठाए, अगर हमको बांटनी है रिस्क तो किसी को हम कर लेते हैं, पार्टनर बना लेते हैं। देन इसका भैया गुडविल वगैरह। ठीक है, अगर उसका बहुत अच्छा नाम रुतबा शौहरत है और उसका नाम रुतबा शौहरत हम कमाना चाहते हैं भैया कि उसकी मदद से हमारा प्रॉफिट बढ़े आए, तो उसके लिए भी हम क्या कर सकते हैं, पार्टनर बना सकते हैं किसी को। ठीक है, चलो अब भैया ये एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार आए हुए हैं ये सारे। देखो अकाउंट्स में थ्योरी बहुत कम रहती है और सारी ही इंपॉर्टेंट रहती है। ठीक है, तो भैया वो लोग बोल रहे हैं नए पार्टनर के राइट्स क्या होते हैं। ठीक, तो भैया सबसे पहले भी क्या होता है, ध्यान रखना, नए पार्टनर को कंपनी की प्रॉपर्टी में हक पाने का क्या होता है, अधिकार होता है। ठीक है, कंपनी की प्रॉपर्टी में से हक लेने का क्या होता है, अधिकार होता है। लेकिन उसके लिए भी नए पार्टनर को क्या लेकर आना पड़ेगा, क्या, कंपनी के अगर प्रॉपर्टी वगैरह चाहिए तो उसके लिए भी वो क्या लेकर आएगा, कैपिटल वगैरह लेकर आएगा। ठीक है, देन इसके भी आप राइट टू शेयर इन फर्म्स प्रॉफिट, ध्यान रखना, प्रॉपर्टी मतलब एसेट्स लायबिलिटी, अगर एसेट्स लायबिलिटी में हक चाहिए तो बेटा कैपिटल लेकर आओ। अब यहां पर बात कर रहे हैं प्रॉफिट, अगर नए वाले पार्टनर को, देखो नए वाले पार्टनर को प्रॉफिट पाने का अधिकार है, लेकिन उसके लिए उसको क्या लेकर आना पड़ेगा, गुडविल। ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन आता है 4 नंबर में कि नए पार्टनर के राइट्स लिखो, तो सबसे पहले ये 2 मेन राइट्स लिखने ही पड़ेंगे। ध्यान रखना, राइट्स बस 2 ही है, किसके, नए पार्टनर के, बाकी तो सब अपन ने ऐसे ही नॉर्मली मन से लिख दिए। ठीक है, कि हाँ ये भी होता है, ये भी होता है, ये होते हैं, लेकिन मेन बस यही होते हैं। ठीक है, अगर 2 नंबर में आता तब तो फिर ये ही लिखने। ठीक है, छोटा समझ के वो नीचे वाले मत लिखने लग जाना। ठीक, अब भैया क्या लिखा हुआ है, राइट्स टू पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट। अब भैया नए वाले पार्टनर को और क्या राइट रहता है, तो भैया वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सकता है। और क्या राइट रहता है, तो भैया वो बुक्स वगैरह चेक कर सकता है। तो ये वही राइट्स है जो पहले अपन ने पढ़े थे। अब भैया अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, ठीक है, जब नया पार्टनर को आता है तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, तो ध्यान रखना, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के हिसाब से होगा। क्या होगा, तो वो पूरा भैया लिखा हुआ है। क्या लिखा भैया, क्या भैया, गुडविल बुक्स में तभी शो की जाएगी जब उसके बदले में कोई कंसिडरेशन मिलेगा। ठीक है, नहीं तो शो नहीं की जाएगी। और शो कैसे की जाएगी भैया, तो पार्टनर, जो नया वाला पार्टनर गुडविल वगैरह लेकर आएगा उसको पुराने वाले पार्टनर, जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर रहेंगे, वो बांट लेंगे। ठीक, अगर नहीं लेकर आता है तो हम उसकी कैपिटल में से काट लेंगे, मतलब उसको डेबिट कर देंगे और फिर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट कर देंगे। तो ये पूरा लिखा हुआ है, एक बार आप पढ़कर देख लेना इसको। ठीक है, अगर बाई चांस वो पूछ लेते कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 अलग से बताओ हमको। ठीक है, चलो अब इसका भैया, अब रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है, इसका मीनिंग वगैरह पता होना चाहिए नॉर्मली तुमको। ठीक है, यही तुमको एडमिशन वाले चैप्टर वगैरह के हिसाब से भी पूछ सकते हैं वो लोग। चलो, तो भैया क्या बोल रहे हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है, वो अकाउंट होता है जिसमें भी ये क्या, हम प्रॉफिट एंड लॉस निकालते हैं एसेट्स और लायबिलिटी के बढ़ने या कम होने पर। ठीक है, चलो अब बेटा ध्यान रखना, इस वाले चैप्टर में, एडमिशन वाले चैप्टर में तुमको कुछ नहीं करना, मेन तुमको एक नया रेशियो निकालना सीखना है। और नया रेशियो निकालने के लिए भी 2 मेथड होती है, एक फर्म्स और एक गिफ्ट्स, जो अपन लोगों ने सीखी। ठीक है, असल में कोई मेथड नहीं होती, बस अपन लोग को पता है वो। ठीक है,
फर्म्स मेथड में जो ओल्ड रेशियो रहता है वही सैक्रिफाइसिंग होता है, गिफ्ट्स मेथड में जो बकवास की जाती है वही सैक्रिफाइसिंग होता है। गुडविल क्या होती है? गुडविल निकालने की टोटल मिलाकर 6 कंडीशन है, लेकिन 5 कंडीशन एडमिशन के टाइम पर है और एक कंडीशन तो वो ओल्ड गुडविल की जो सभी चैप्टर में मिल सकती है तुम लोग को। ठीक, अब ये कैपिटल का एडजस्टमेंट कैसे क्या किया जाता है, तो ये टॉपिक अपने अभी सिलेबस में नहीं है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ये देखो मैंने बोला था 5-6 कंडीशन जो भी गुडविल की वो ये रही। ठीक, नया वाला पार्टनर जब नगद गुडविल लेकर आता है, ठीक है, ये सारी की सारी 6 कंडीशन लिखी हुई हैं। जब भैया नया वाला पार्टनर नगद गुडविल लेकर आता है तो ये एंट्री होती है 2, कैश टू प्रीमियम, प्रीमियम टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। अगर ये मान लो नया वाला पार्टनर गुडविल नगद लेकर आया बट पुराने वाले पार्टनर विड्रॉ कर रहे हैं तो कैश टू प्रीमियम भी होगी, प्रीमियम टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर भी होगी, मतलब ये दो तो होंगे जो पहले हुए थे, बस सैक्रिफाइसिंग टू कैश और हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि वो घर लेकर आया ना पैसा। ठीक, चलो देन इसका भी मान लो नया वाला पार्टनर गुडविल लेकर नहीं आ रहा है तो अपन ने क्या बोला था, इधर इधर मतलब उसी को पकड़ के डेबिट कर देंगे, किसको? नए वाले को। तो नए न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। अब चौथी कंडीशन होती है थोड़ी ला रहे हैं थोड़ी नहीं ला रहे हैं, तो जितनी गुडविल ला रहे हैं उसके लिए वो पहली वाली जो कंडीशन थी उसकी दोनों एंट्री कर दो, और जितनी गुडविल नहीं ला रहे उसके लिए थर्ड वाली कंडीशन की एंट्री कर दो। फिर होता भी है नया वाला पार्टनर पर्सनली देकर आ गया पुराने वाले पार्टनरों को तो उसकी कोई भी एंट्री नहीं होगी। और लास्ट कंडीशन अभी अपन ने क्या पढ़ी, मैंने क्या बोला, ये वाली कंडीशन सब में मिल सकती है। कौन सी? पुरानी गुडविल की। तो ये पुरानी गुडविल को रिटर्न ऑफ करना पड़ता है, तो उसकी एंट्री क्या होती है? चल निकल, मतलब क्या? टू गुडविल, गुडविल को खत्म करना ना, तो टू गुडविल, गुडविल निकलो बेटा। और कौन से पार्टनर डेबिट? ओल्ड पार्टनर। क्यों? क्योंकि ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में बढ़ जाती है, ओल्ड चीज। ठीक है, तो ये भैया कुछ गुडविल की कंडीशन वगैरह मैंने बता दी तुम लोग को यहीं पे ही। चलो अब अपन बात करते हैं रिटायरमेंट वाला चैप्टर। तो सबसे पहले भैया रिटायरमेंट का मतलब क्या होता है अपने को नहीं करना है, क्यों? क्योंकि अपन पहले कर चुके हैं। ठीक है, देन इसके बाद अपन बात करते भैया पार्टनर को रिटायर क्यों किया जाता है, क्या कारण है, क्या कॉजेज हैं। तो भैया सबसे पहले भैया ड्यू टू ओल्ड एज, भैया वो बहुत ज्यादा बूढ़ा वगैरह हो चुका है, काम करने की नहीं बनती, इसलिए हम उसको रिटायर कर सकते हैं। ड्यू टू इल हेल्थ, भाई उसकी जो हेल्थ है वो बहुत ज्यादा क्या हो रही है भैया, इल हो चुकी है, मतलब खराब हो चुकी है, इसलिए भी हम क्या कर सकते हैं, उसको रिटायरमेंट दे सकते हैं। देन इसका भैया अनलॉफुल बिजनेस, भैया जो बिजनेस है वो बहुत ज्यादा चलते, जो पार्टनर वगैरह हैं, जो भी पार्टनर है उनमें से कुछ पार्टनर भी बहुत ही अनलॉफुल बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है, तो भैया मैं अगर फंसना नहीं चाहता हूं तो भैया मैं क्या कर दूंगा, छोड़ दूंगा बिजनेस, भैया मैं तो निकल रहा हूं यहां से। चेंज इन बिजनेस इंटरेस्ट, भाई मैं कुछ और करने लग गया हूं अब, मतलब मुझको कुछ और चीज में इंटरेस्ट आने लग गया, तो भैया मैं क्या कर सकता हूँ, पार्टनरशिप से रिटायरमेंट ले सकता हूँ। ठीक है, चलो देन इसका भैया क्या, पार्शलिटी बिटवीन पार्टनर्स, भाई कई बार क्या होता है पार्टनर्स ही आपस में लड़ने लग जाते हैं। ठीक है, एक दूसरे पे भरोसा नहीं है, मिसअंडरस्टैंडिंग वगैरह हो रही है। ठीक, तो उसके कारण भी क्या हो सकते हैं, पार्टनर रिटायरमेंट ले सकता है। अब भैया हाउ टू मेक पेमेंट, एक मिनट भाई तू रिटायरमेंट ले कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुझको पैसे हम कैसे दें। तो भैया देखो 2-3 तरीके हैं, या तो हम पूरा पैसा उसको एक बार में दे दें। ठीक है, भाई मान लो एबीसी 3 पार्टनर है, सी रिटायर हो रहा है और ए बी कंटिन्यू करेंगे। अगर कंपनी में अच्छा खासा पैसा है तो या तो हम सी को तुरंत पूरा पैसा देकर मुंह पे मार देंगे, खत्म बात, भैया जाए यहाँ से। ठीक है, तो वो होता है पेमेंट इन कैश, मीनिंग देख लेना एक बार, एंट्री क्या होती है वो लिखी हुई है। पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट, भैया हम मान लो हमारे पास पैसे नहीं है तो हम उससे क्या बोलेंगे, भैया मालिक ऐसा करो, हम आपको 20,000 रुपए आपको देने हैं, लेकिन हमारे पास 20,000 रुपए नहीं है, तो हम आपको हर साल 5-5 हजार रुपए देंगे, या हर साल 4-4 हजार रुपए देंगे 5 सालों तक। तो ये एक तरीके से क्या हो गया, इंस्टॉलमेंट में हम दे रहे हैं। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, हम उनके जो 20,000 रुपए वो एक तरीके से लोन अकाउंट में डाल देते हैं। ठीक है, कि तुमने हमको लोन दिया, हम आपको लोन ब्याज वगैरह के साथ पैसे चुकाते रहेंगे। ठीक है, तो उसकी एंट्रियां होती हैं। ठीक है, ये अब एक मेथड होती है पेमेंट बाय एन्युटी। ठीक है, तो ये अपने सिलेबस में अभी ऑलमोस्ट बुक वगैरह में नहीं है। ठीक है, बाकी नॉर्मली पता होना चाहिए अपन लोग को कि क्या होती है एन्युटी। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं होता है, जो उसका पैसा रहता है वो एन्युटी सस्पेंस अकाउंट में डाल दिया जाता है और उसको तब तक पैसा दिया जाता है जब तक वो उसकी डेथ वगैरह ना हो। ठीक, चलो ये उसकी एंट्री वगैरह क्या क्या होती है वो सब इसमें दिया लिखा हुआ भी है। ठीक है, अब अपन चालू करते हैं नया टॉपिक, डेथ। तो ये मैं बोल रहा हूँ डेथ ऑफ अ पार्टनर का मीनिंग तो करना ही नहीं है, क्यों? क्योंकि अभी अपन पीछे वाले चैप्टर से कर चुके हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, चलो मेन अपने लिए इंपॉर्टेंट ये है कि जो पार्टनर की डेथ हो जाती है, ठीक है, देखो ये क्वेश्चन 2 तरीके से आ सकता है। जिस पार्टनर की डेथ हो जाती है उसका पैसा कैसे कैलकुलेट किया जाता है। देखो देना कितना है वो देना किस तरीके से वो तो अपन ने पढ़ लिया, नगद दे दो, टुकड़ों में दे दो, एन्युटी से दे दो, वो अलग बात है, लेकिन देना कितना पैसा है वो कैसे निकालेंगे। ठीक है, चाहे कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है चाहे कोई पार्टनर की डेथ हो रही है, तो वो दोनों ही क्वेश्चन का एक ही आंसर है। सबसे पहले भी हम अकाउंट बनाएंगे, बस फर्क पहले वाले इस पॉइंट में फर्क है, बाकी सब में फर्क नहीं है। अब पहले वाले में भी फर्क क्यों है, क्योंकि देखो रिटायरमेंट अपने हाथ में है। ठीक है, कब होना है, तो हम ये खाते कब बनाएंगे, जब वो रिटायरमेंट लेता है
उस हिसाब से हम साल के अंत में बनाते हैं, ठीक है। अधिकतर साल के अंत में ही हम उसको रिटायरमेंट देते हैं। लेकिन डेथ में क्या होता है भैया, जब वो मर जाएगा तुरंत हमको खाता बनाना पड़ता है, ठीक। बस पहले वाले में यही फर्क है कि वे खाते कब बनते हैं, रिटायरमेंट के टाइम में कब बनते हैं, जब साल खत्म होती तब बनते हैं, और डेथ के उसमें क्या होता है, ऑन द स्पॉट बनते हैं, ठीक। देन इसके भी इन क्रेडिट साइड, तो भैया क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे, तो अगर तुम लोगों ने प्रैक्टिकल वगैरह ढंग से सॉल्व करे होंगे तो तुम सारे प्रैक्टिकल में जो जो भी क्रेडिट में आता है उन सबको भी, उन सबके नाम ही तुम देखोगे यहाँ पर कि भैया क्रेडिट में क्या क्या आता है, तो ये सब आता है। फिर इसका भैया प्रॉफिट जो होता है, क्या होता है भैया, जो पार्टनर की डेथ हो गई है तो भाई वो तो अब बीच में मर गया तो पता ही नहीं प्रॉफिट कितना होगा कितना नहीं, तो उसको स्पेशली अलग से दिखाए कि भैया जो भी उसका प्रॉफिट बनेगा उसको भी हम क्रेडिट में लिखेंगे। अब डेबिट साइड में क्या क्या आएगा, तो भैया वही जो आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट वगैरह बनाते टाइम आपने पढ़े होंगे वही आएंगे भैया। लॉस आएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, ये सब। अब भैया इन सबको क्या करा जाएगा, बैलेंस, दोनों साइडों को प्लस माइनस करा जाएगा और जितना कम पड़ेगा उसको भी हम बैलेंस बोल देंगे और पैसा दे देंगे, ठीक है। अब भैया नया रेशियो निकालने की रिटायरमेंट के टाइम पे कौन सी मेथड होती है, तो दो मेथड होती है, फॉरगेट और गेट्स। जैसे एडमिशन में क्या थी, फर्म्स और गिफ्ट्स, वैसे यहाँ पे फॉरगेट और गेट्स है। फॉरगेट मेथड में जो नया रेशियो होता है वही गेनिंग होता है, गेट्स मेथड में जो बकवास होती है वही गेनिंग रेशियो होता है, ठीक है। चलो बाकी अब इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। रिटायरमेंट भी अपना हो गया, है ना। अब अपन बात करते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, ठीक। तो सबसे पहले भैया डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मतलब क्या होता है, जब द रिलेशनशिप ऑल पार्टनर, जब सारे ही पार्टनरों का रिलेशनशिप क्या हो जाता है भैया, खत्म हो जाता है, ठीक है। और बिजनेस का जो फर्म का जो बिजनेस होता है वो कंप्लीटली एंड हो जाता है, तो भैया उसको क्या बोला जाता है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बोला जाता है। जब सारे पार्टनरों की रिलेशनशिप खत्म हो जाती है और बिजनेस जो होता है वो शट डाउन हो जाता है, मतलब जो जितने भी ऑपरेशन है बिजनेस के वो सारे क्लोज डाउन हो जाते हैं, तो उसको भी रिटायरमेंट क्या हो जाता है, डिसोल्यूशन बोला जाता है। डिसोल्यूशन का मीनिंग कहाँ दिया है, 39 सेक्शन में दिया हुआ है, पार्टनरशिप एक्ट 1932 में, ठीक। अब यहाँ पर दो अलग अलग चीजें होती भैया, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप अलग चीज है और डिसोल्यूशन ऑफ फर्म मतलब पार्टनरशिप फर्म एक अलग चीज है। पार्टनरशिप में क्या हो रहा है, डिसोल्यूशन में सिर्फ पार्टनरशिप टूट रही है, एक आध दो पार्टनर आ रहे हैं जा रहे हैं तो पार्टनरशिप टूट रही है, ये उसका मीनिंग है। जबकि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में क्या होता है, सभी की पार्टनर रिलेशनशिप क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। टर्मिनेशन ऑफ बिजनेस, क्या बिजनेस बंद हो जाता है, इसमें बिजनेस बंद नहीं होता है, एक आध दो ही तो जा रहे हैं, जबकि इसमें बिजनेस कंप्लीटली बंद हो जाता है। देन इसका भी क्या, सेटलमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, तो क्या एसेट्स और लायबिलिटी को सेटल कर दिया जाता है, तो भैया ये पार्टनरशिप वाले में सेटल नहीं किया जाता है, ठीक है। जब पार्टनरशिप डिसॉल्व होती है तो सेटल नहीं करा जाता है, रिवैल्यूड की जाती है, जबकि इसमें भी सेटल हो जाती है। लायबिलिटियों को पे कर दिया जाता है, एसेट्स को बेच दिया जाता है। कंडीशन कब कब होता है डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, कब कब होता है, इन कंडीशन में। डिसॉल्यूशन ऑफ एग्रीमेंट, ये डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म कब होती, बंद कब होती है, तो भैया इन कंडीशंस में। अब इनको और अच्छे से अपन पढ़ेंगे आगे। फिर भी कौन सा अकाउंट बनता है, तो रिवोल्यूशन, इसमें कौन सा, रियलाइजेशन। कोर्ट का इंटरवेंशन होता है तो इसमें नहीं होता, उसमें होता है। चलो अब भैया कंपनी जो फर्म है, फर्म डिसॉल्व कैसे कैसे होती है, तो भैया ये सारी मेथड्स लिखी हुई हैं, इन तरीकों से भी क्या हो सकती है, कंपनी डिसॉल्व हो सकती है। सबसे पहला तरीका कौन सा है, डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट, ठीक। मैं यहीं के ही तुमको खड़ा खड़ा समझा देता हूँ। सेक्शन 40 के हिसाब से क्या बोलता है कि भैया फर्म, वो जो फर्म है जब बनती है एग्रीमेंट से तो टूटेगी भी एग्रीमेंट से। जैसे मिल बैठ के तुमने लिखा पढ़ी करी थी, वैसे मिल बैठ के वापस से बैठो, लिखा पढ़ी करो और खत्म करो कंपनी। डिसोल्यूशन बाय वो कंपल्सरी डिसोल्यूशन, ठीक है। मतलब सेक्शन 41 के हिसाब से कंपल्सरी डिसोल्यूशन मतलब कंपनी बंद होना ही होना है, ठीक है, उसको बोला जाता है कंपल्सरी डिसोल्यूशन। इसकी अपन कुछ कंडीशन भी देखेंगे अपन। फिर इसके भी ऑन हैपनिंग ऑफ सर्टेन इवेंट्स, कुछ घटनाएं ऐसी घट जाती है जिसके कारण भी अपने को कंपनी बंद करनी पड़ती है। डिसोल्यूशन बाय नोटिस, भैया पार्टनरशिप जब विल पे होती है तो भैया मैंने नोटिस लिख दिया कि भैया अब मैं पार्टनर नहीं रहना चाहता हूं और कंपनी बंद करना चाहता हूं, तो अपने आप भैया तुम सबको भी बंद करनी पड़ेगी। एक होती है डिसोल्यूशन बाय कोर्ट, मतलब कोर्ट क्या दे सकती है, आदेश दे सकती है, ठीक है। तो इन सबका एक थोड़ा सा अपन डिटेल में अगर कुछ है तो एग्रीमेंट मैंने समझा ही दिया। कंपल्सरी डिसोल्यूशन के 3 पॉइंट ध्यान रखना, क्यों, क्योंकि ये 3 पॉइंट ऑब्जेक्टिव में पूछ लेंगे, ठीक है। वो लोग बोलेंगे बताओ इनमें से कौन सा कंपल्सरी डिसोल्यूशन नहीं है, तो ये 3 दे देंगे और इसके अलावा एक और दे देंगे, ठीक है। तो ये कंपल्सरी डिसोल्यूशन क्या है, जब या तो सारे पार्टनर या एक को छोड़ के सारे पार्टनर क्या हो जाते हैं, इंसॉल्वेंट हो जाते हैं, तो कंपल्सरी डिसोल्व होगा फर्म। अगर बिजनेस ही इलीगल हो गया तो भी डिसॉल्व होगी, या फिर पार्टनरशिप अगर इलीगल होगी तो भी कंपल्सरी डिसॉल्व हो गई होगा, ठीक। हैपनिंग ऑफ सर्टेन इवेंट में क्या है भैया, आपने जितने टाइम के लिए एस्टेब्लिश करी थी पार्टनरशिप वो खत्म हो गई तो भैया बंद करो ना, ठीक है। देन इसके बाद ये क्या, आपने जिस स्पेसिफिक वर्क के कारण क्या करी थी, पार्टनरशिप बनाई थी, वो काम पूरा हो गया तो भी भैया आपको क्या करना पड़ेगा, भैया पार्टनरशिप को बंद करना पड़ेगा। ऑन डेथ, अगर कोई पार्टनर की डेथ हो गई तो भी कई बार पार्टनरशिप क्या होती है, बंद
हो जाती है, मतलब फर्म ही बंद हो जाती है। ठीक है, फिर इसका भी व्हेन पार्टनर्स, अगर एक पार्टनर अगर इंसॉल्वेंट हो गया तो भी क्या हो जाती है, कई बार पार्टनरशिप बंद हो जाती है। नोटिस वाला बता ही दिया था। कोर्ट इंटरवेंशन अलग से आ सकता तुम लोग को, ठीक है, कि भैया सरकार वो कोर्ट के द्वारा डिसॉल्व कब होती है कंपनी फर्म, तो भैया इंसैनिटी ऑफ पार्टनर, अगर भी जो पार्टनर है वो अनसाउंड माइंड वगैरह का हो गया, ठीक है, मतलब वो बिल्कुल कोई काम का नहीं है, ठीक है, वो बहुत ही ज्यादा उसका माइंड जो भी है वो पागल हो गया एक तरीके से, तो भैया जो उसका वेल विशर रहेगा वो भी जाएगा और कोर्ट में इन्फॉर्म कर देगा और कोर्ट में डिसॉल्व में ध्यान रखना, कोर्ट में डिसॉल्व, ठीक, परमानेंट इनकेपेबल, अगर वो परमानेंटली तरीके से इनकेपेबल हो गया, वो ना उठ सकता, चल सकता, कुछ नहीं कर सकता है, तो भी कोर्ट क्या कर सकती है, उसको पार्टनरशिप को क्या कर सकती है, बंद कर सकती है। अगर कोई पार्टनर गिल्टी साबित हो गया तो भी कोर्ट कर सकती है, पूरी कंपनी को बंद कर सकती है। ब्रीच ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट, अगर पार्टनरों ने एग्रीमेंट करा था लेकिन किसी पार्टनर ने वो एग्रीमेंट तोड़ दिया तो भी कोर्ट क्या कर सकती है, इंटरवेन कर सकती है। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, कोई पार्टनर ने अपने शेयर किसी और को दे दिए, तो इन सब मामलों में क्या हो सकता है, 2-3 पॉइंट और हैं, सिंपल वाले हैं। ठीक है, अब एक और टॉपिक भी है इंपॉर्टेंट, रीवैल्यूएशन और रियलाइजेशन में डिफरेंस। तो सबसे पहला पॉइंट तो मीनिंग, दोनों का मीनिंग ढंग से कर लेना। क्या भैया, रिवैल्यूएशन अकाउंट वो अकाउंट होता है जो प्रॉफिट एंड लॉस निकालता है एसेट्स और लायबिलिटी के कम या ज्यादा होने पर। रियलाइजेशन अकाउंट वो अकाउंट है जो प्रॉफिट लॉस के लिए बनाया जाता है लेकिन एसेट्स के वो क्या बोलते हैं, एसेट्स के बिकने और लायबिलिटी के पे ऑफ होने पर। ठीक, चलो और क्या है भैया, कंडीशन। तो भैया रिवैल्यूएशन अकाउंट कब कब बनता है, तो ये एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, इन सब के टाइम पर क्या बनता है, रिवैल्यूएशन। और ये कब बनता है भैया, डिसोल्यूशन के टाइम पर बनता है। फिर इसका भी एक्सपेंस, इसमें कोई एक्सपेंस नहीं रहता रिवैल्यूएशन में, लेकिन रियलाइजेशन में एक्सपेंस आता है। बुक्स ऑफ अकाउंट, तो भैया इसमें क्या होता है, बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज नहीं होती, जबकि अगर रियलाइजेशन बन गया मतलब सारी बुक्स अब खत्म होने वाली है। ठीक, कितनी बार बनता है, तो ये जिंदगी में कई बार बनता है, ये जिंदगी में बस एक ही बार बनता है। कौन, रियलाइजेशन। ये कुछ पॉइंट है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से लिखे थे, एक बार देख लेना। चलो अब अपन एक नया चैप्टर चालू करते हैं, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। ठीक, सबसे पहले इस चैप्टर में भैया अपने को कंपनी क्या होता है, कंपनी पता होना चाहिए पहले। ठीक, तो भैया कंपनी क्या होती है, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, ठीक है, जो भैया लॉ के द्वारा क्रिएट की जाती है, ठीक है, जिसका एक परपेचुअल सक्सेशन होता है, मतलब निरंतर चलती रहती है, खुद की एक सेपरेट पहचान होती है और वो एक कॉमन सील के अंतर्गत चलती है। ठीक है, तो उसको भी क्या बोला जाता है, कंपनी बोला जाता है। ठीक है, चलो ये प्रोफेसर हेनी की डेफिनेशन मैंने बताई थी, ठीक है, आप मीनिंग भी एक बार देख सकते हो। अब इसकी भी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, तो मैंने भी ये प्रोफेसर हेनी की मीनिंग वो डेफिनेशन क्यों बताई आपको, क्योंकि अगर वो याद कर ली तो अपने आप कैरेक्टरिस्टिक हो जाएंगी। ठीक, कैसे, आर्टिफिशियल पर्सन, भैया कंपनी क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है जिसको क्या भैया लॉ के द्वारा बनाया गया है। ठीक, देन इसके लिए क्रिएटेड बाय लॉ। ठीक, तो इसमें अलग से बता दी भैया कि हाँ भैया कंपनी क्या भैया लॉ के द्वारा क्या होती है, बनती है। कंपनी बनती भी लॉ के द्वारा और टूटती भी लॉ के द्वारा है। ठीक है, देन इसका भी फिर क्या लिखा है, सेपरेट लीगल एंटिटी। भैया बिजनेस जो कंपनी है, कंपनी की खुद की एक अलग क्या होती है, पहचान होती है। ठीक है भाई, उसको अपने मेंबर वगैरह से पहचाना नहीं जाता है। चलो देन इसका भी क्या लिखा है, परपेचुअल सक्सेशन, चाहे कोई पार्ट जो मेंबर है आए, चाहे कोई जाए, चाहे कोई इंसॉल्वेंट हो जाए, चाहे कोई ऊपर निकल जाए, ठीक, कंपनी को उससे फर्क नहीं पड़ता, कंपनी परपेचुअल सक्सेशन मतलब निरंतर चलती रहेगी। देन इसका भी है कॉमन सील, कंपनी के पास एक कॉमन सील होती है, कॉमन सील मतलब एक साइन। ठीक है, देखो अब कंपनी तो साइन करेगी नहीं टीम का हाथ उठाकर, तो वो सील लगाती है, लेकिन सील लगाता कौन है, उसकी कंपनी के बिहाफ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक, तो वे कंपनी की कॉमन सील होती है। अगर वो सील किसी डॉक्यूमेंट पे लग गई, इसका मतलब कंपनी भी बंद गई है उस कॉन्ट्रैक्ट से और सामने वाली पार्टी भी उस कॉन्ट्रैक्ट से बंद गई है। ठीक, लिमिटेड लायबिलिटी, तो जो मेंबर होते हैं कंपनी के, उनकी लायबिलिटी कैसी होती है, लिमिटेड होती है। ठीक है, अगर कंपनी लोन नहीं चुका पाई तो मेंबरों के जो पर्सनल एसेट्स है वो बिकने वाली नहीं है। ठीक, बाकी और भी बहुत सारे पॉइंट वगैरह हो तो देख लेना। अब अपन बात करते हैं कंपनी कितने प्रकार की होती है। ये चैप्टर की थ्योरी भी थोड़ी ज्यादा बड़ी है। ठीक है, एक फर्स्ट चैप्टर और एक ये, इनकी थ्योरी थोड़ी ज्यादा बड़ी है। तो भैया कंपनी कितने प्रकार की होती है, तो भैया सबसे पहले भैया कंपनी अगर इनकॉर्पोरेशन के हिसाब से देखें तो स्टैट्यूटरी, रजिस्टर्ड, ये 2 होती हैं। लायबिलिटी के हिसाब से देखें तो 3 होती हैं। ठीक है, मेंबर के हिसाब से पब्लिक और प्राइवेट, कंट्रोल के हिसाब से होल्डिंग सब्सिडरी, ओनरशिप के हिसाब से गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट, तो ये पूरा चार्ट है। ठीक है, लिस्टिंग के हिसाब से लिस्टेड, अनलिस्टेड, अदर टाइप की कुछ कंपनियां भी होती हैं। अपने को मेन काम की क्या है वो देख लो।
ऑन द बेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन के हिसाब से पहली होती हुई है चार्टर्ड कंपनी। वो कंपनी जो राजा महाराजाओं के जो कानून बने थे उसके तहत रजिस्टर्ड होती है, उनको चार्टर्ड बोलते हैं। स्टेटरी कंपनी वो कंपनी जिनका स्पेशल कानून बना है अपने पार्लियामेंट में, अपने देश की पार्लियामेंट में, तो उसको बोलते हैं स्टेटरी कंपनी। फिर होती हुई है क्या, रजिस्टर्ड कंपनी। वो कंपनियां जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट इंडियन कंपनी एक्ट 2013 के तहत रजिस्टर्ड है, या उससे पहले का कोई जो कोई कानून है अगर उससे रजिस्टर्ड है तो भी उनको क्या बोला जाता है, रजिस्टर्ड कंपनी बोला जाता है। ठीक, चलो अब इसका भी क्या लिखा हुआ है, ऑन द बेस ऑफ प्लेस ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो ये कहां पर रजिस्ट्रेशन हुई है, तो अगर इंडिया में रजिस्टर्ड हुई है तो इंडियन कंपनी है, विदेश में रजिस्टर्ड हुई है तो फॉरेन कंपनी है। ऑन द बेस ऑफ लायबिलिटी के हिसाब से लिमिटेड बाय शेयर, तुमने मुझको जितने रुपए दिए, शेयर जितना शेयर लगाया मेरी कंपनी में, तुम बस उतने रुपए के लिए जिम्मेदार हो, उससे ज्यादा तुमको देना नहीं पड़ेगा अगर कंपनी बर्बाद होगी तो। ठीक, फिर होता है लिमिटेड बाय गारंटी। तुमने भले ही मेरे एक शेयर 10 रुपए का था, 10 रुपए का शेयर खरीदा, लेकिन तुमने गारंटी दी थी मैं 12 रुपए तक तुम्हारा लोन वगैरह चुकाऊंगा, कंपनी अगर तुम डूब जाओगी तो तुम क्या बोल रहे हो, लिमिटेड बाय गारंटी। और एक होता है अनलिमिटेड लायबिलिटी, मतलब तुम्हारे घर गृहस्थी बिक जाएंगे, लेकिन ये इंडिया में ये वाली कंपनी नहीं है। फिर इसका भी क्या, ऑन द बेस ऑफ मेंबर्स। अब एक मिनट, ये टॉपिक थोड़ा ढंग से कर लेना, ठीक, क्यों, क्योंकि अलग से वो डिफरेंस वगैरह पूछ सकते हैं, पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी का डिफरेंस बता दो। ठीक है, तो भैया प्राइवेट कंपनी क्या होती है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 68 के तहत वो कंपनी होती है जो जिसकी पेड अप कैपिटल कम से कम कितनी हो, 1 लाख। और क्या भैया, विच रेस्ट्रिक्ट, जो भैया शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकती, जिसके मेंबर कितने होंगे, 200 से ज्यादा नहीं हो सकते। ठीक, उसको भी क्या बोला जाता है, प्राइवेट कंपनी बोला जाता है। मिनिमम मेंबर, मैक्सिमम मेंबर सब लिखा हुआ है, डायरेक्टर मिनिमम और मैक्सिमम लिखा हुआ है। ठीक है, नंबर उसको क्या यूज करना पड़ता है, प्राइवेट लिमिटेड यूज करना पड़ता है। पब्लिक कंपनी क्या होती है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 71। पब्लिक कंपनी वो होती है जो प्राइवेट कंपनी नहीं है और जिसकी मिनिमम पेड अप कैपिटल 5 लाख तक होती है। कम से कम मेंबर कितने होते हैं, 7, मैक्सिमम अनलिमिटेड, डायरेक्टर कम से कम 3 और मैक्सिमम 15। ठीक, चलो, और नाम क्या यूज करना पड़ता है इनको, लिमिटेड। ठीक है, अपने नाम के पीछे क्या यूज करना पड़ता है, लिमिटेड। चलो अब और आगे चलते हैं भाई। अब भैया क्या बोल रहे हैं, ऑन द बेस 1% कंपनी, ये ध्यान रखना, ये प्राइवेट कंपनी का एक प्रकार है। ठीक, 1% कंपनी वो कंपनी होती है जिसमें बस एक ही मेंबर क्या होता है, एज अ पर्सन होता है, एक ही पर्सन एज अ मेंबर होता है, जिसकी मैक्सिमम पेड अप कैपिटल, मैक्सिमम यहाँ पे मैक्सिमम शब्द बोला है, 50 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। एवरेज रेवेन्यू, एवरेज एनुअल टर्नओवर पिछले 3 सालों का कितना होना चाहिए, 20 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मिनिमम 1 मेंबर, मैक्सिमम 1 मेंबर, डायरेक्टर 2 कम से कम और ज्यादा से ज्यादा 15। ऑन द बेस ऑफ अथॉरिटी के हिसाब से कितने प्रकार की होती है, एक होती है होल्डिंग और एक होती है सब्सिडरी। ठीक भैया, मान लो मैं तुमको कंट्रोल कर रहा हूं तो मैं होल्डिंग हुआ और तुम सब्सिडरी हुए। ठीक, देन इसके भी गवर्नमेंट कंपनी जिसमें 51% सरकार का लगा हो उसको गवर्नमेंट कंपनी बोलते हैं। साइज के हिसाब से एक होती है स्मॉल कंपनी, एक होती है लार्ज कंपनी। ठीक है, पेड अप कैपिटल अगर 5 करोड़ और टर्नओवर 20 करोड़ है, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं है, तो ये स्मॉल कंपनी अगर उससे ज्यादा वगैरह निकल गया तो वो लार्ज कंपनी। अब एक मिनट भैया, कंपनी में ठीक है बहुत सारे लोगों का क्या लगता है, भैया पैसा लगता है। ठीक, तो मेरी कंपनी भी, मान लो मेरी कंपनी बहुत सारे लोगों का पैसा लगा हुआ है, छोटा छोटा पैसा, तो भैया उस हर एक स्मॉल इंडिविजुअल अमाउंट को क्या बोले आएगा, शेयर बोले आएगा। ठीक है, मान लो भैया मेरे को 10,000 रुपए चाहिए थे अपनी कंपनी स्टैब्लिश करने के लिए, लेकिन मेरे पास 10,000 रुपए नहीं थे, मैंने तुम सब लोगों से भैया 100 रुपए लिए। ठीक, कितने रुपए लिए भैया, 100 रुपए। तो अब मान लो हर एक बंदे ने अगर मुझको 100 रुपए दिए तो इसका मतलब उसका मेरी कंपनी में क्या है, शेयर है। तो क्या, कैपिटल का एक छोटे से पार्ट को क्या बोला जाता है, शेयर बोला जाता है। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना ये पार्ट डेफिनेट होता है, मतलब तुम सभी लोग 100 ही दोगे, कोई 80 या 20 ऐसे नहीं देगा। ठीक है, अगर वो 1 शेयर खरीदेगा तो 1 शेयर के लिए मुझको 100 ही रुपए देने पड़ेंगे। हाँ, 2 शेयर खरीदेगा तो 200 दे भाई, लेकिन हर शेयर कितने का है, 100 रुपए का ही है। ठीक है, चलो, तो ये क्या बोल रहे हैं, जॉइंट स्टॉक कंपनी को बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत होती है, वो बहुत ज्यादा पैसा बहुत ज्यादा लोग देते हैं, और इसलिए भी कंपनी को जो कैपिटल होती है वो बहुत ही छोटे छोटे अमाउंट में डिवाइड होती है, और हर उस अमाउंट को क्या बोला जाता है, शेयर बोला जाता है। ठीक है, चलो, अब इसका भी ये सब सेक्शन 248 वगैरह सब में जो भी लिखा हुआ है। ठीक, अब बेटा शेयर कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। ठीक, एक होता भी है इक्विटी शेयर। ठीक है, और इक्विटी शेयर को ही बेटा क्या बोला जाता है, ऑर्डिनरी शेयर भी बोला जाता है। ठीक है, और एक होता है प्रेफरेंस शेयर। तो पहले मैं तुम लोग को प्रेफरेंस शेयर बता रहा हूं, तो ये प्रेफरेंस शेयर वो होता है जिसको 2 प्रेफरेंशियल राइट होते हैं, एक तो डिविडेंड सबसे पहले पाने का अधिकार होता है। ठीक, और एक तो कंपनी जब बंद वगैरह होती है जो भी है, तो उसको अपनी कैपिटल पाने का भी सबसे पहले क्या होता है, अधिकार होता है। ठीक, तो उसको भी क्या बोला जाता है, प्रेफरेंस शेयर बोला जाता है। मैं फिर बोल रहा हूं, प्रेफरेंस शेयर आर दोज शेयर विच हैव प्रेफरेंशियल राइट ओवर 2 थिंग्स। फर्स्ट,
गेटिंग डिविडेंड फर्स्ट, सबसे पहले डिविडेंड उनको मिलता है, और क्या, रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, अगर कैपिटल वापस कर रही है कंपनी तो उनको सबसे पहले मिलेगी, किससे, इक्विटी से पहले, तो उनको बोला जाता है प्रेफरेंस शेयर। अब जिनके पास ये राइट्स नहीं है उनको क्या बोला जाता है, इक्विटी शेयर। क्लियर है भैया, सेक्शन वगैरह देख लेना, देखना हो तो। अब इसके भी टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर। अब प्रेफरेंस शेयर कितने प्रकार के होते हैं, तो सबसे पहले होता है ये क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव मतलब ये मान लो कंपनी तुमको डिविडेंड देती लेकिन कंपनी को हो गया लॉस, तो चलो ठीक है, अगले साल फिर लॉस हो गया, तीसरे साल भी ये कंपनी को प्रॉफिट हुआ, तो अब कंपनी क्या करेगी, पहले साल का, दूसरे साल का, तीसरे साल का, तीनों को इकट्ठा कर रही है। इकट्ठे करने को ही बोला जाता है क्यूमुलेटिव। ठीक, हाँ, अगर कंपनी ऐसा कर रही है, तीनों साल का इकट्ठा करके तुमको डिविडेंड दे रही है, तो वो कौन सा प्रेफरेंस शेयर हुआ, क्यूमुलेटिव। लेकिन वहीं पर अगर भैया मान लो कंपनी बोल रही नहीं नहीं नहीं, जिस साल नुकसान हो गया उस साल का हम आपको डिविडेंड नहीं देंगे, तो इसका मतलब वो इकट्ठा नहीं हो रहा है, तो उसको बोला जाता है नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर क्या होता है भैया, ऐसे शेयर जो इक्विटी में कन्वर्ट हो जाएंगे कुछ टाइम बाद, तो उनको कन्वर्टिबल बोलेंगे, जो नहीं होंगे वो नॉन कन्वर्टिबल। फिर भैया पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। अब इसमें क्या होता है भैया, देखो कंपनी को प्रॉफिट हुआ, कंपनी ने डिवेंचर वालों को सबसे पहले इंटरेस्ट दे दिया, होते हैं डिवेंचर, अभी चैप्टर पढ़ेंगे। फिर भैया क्या, प्रेफरेंस वालों को भी अपना शेयर दे दिया, इक्विटी वालों को भी अपना डिविडेंड वगैरह दे दिया, सब दे दिया, लेकिन उसके बाद भी प्रॉफिट बच गया, तो पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर क्या होते हैं, वो वापस से अपना कुछ क्या करते हैं, परसेंट लेने वापस से आ जाते हैं, तो उनको क्या बोला जाता है, प्रेफरेंस, वो पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर बोला जाता है। तो जो लोग नहीं आते हैं वापस हिस्सा लेने, ठीक है, तो वो क्या हो गए, नॉन पार्टिसिपेटिंग। ठीक, फिर इसका भी क्या करना है, गारंटीड प्रेफरेंस शेयर। तो भैया गारंटीड प्रेफरेंस शेयर क्या होता है, जिसको गारंटी के तौर पर, मतलब भैया परमानेंट तौर पर भी इतना परसेंट तो आपको मिलेगा, मतलब मिलेगा चाहे कुछ भी हो, ठीक है, डिविडेंड, उसको बोला जाता है गारंटीड प्रेफरेंस शेयर। फिर होता है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर मतलब तुमने मुझको भैया 100 रुपए दिए थे, मैं तुमको कुछ टाइम बाद 100 रुपए वापस कर दूंगा, 2 साल, 5 साल, 10 साल बाद, ठीक है, जो भी उसमें टाइम लिखा रहेगा, तो भैया उसको क्या बोलेंगे, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। लेकिन अगर मान लो भैया वो 100 रुपए मैं तुमको कभी भी वापस नहीं करूंगा, कब करूंगा, जब कंपनी बंद होगी, तो उसको बोला जाता है इररिडीमेबल, मतलब जो कभी भी लाइफ टाइम में रिडीम नहीं होते, तो वो इररिडीमेबल, जो कभी भी हो सकते हैं, ठीक है, 5 साल 10 साल जितना भी लिखा उसमें, तो वो रिडीमेबल होते हैं। अब इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर में डिफरेंस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। ठीक, तो पहला तो भैया मीनिंग अपन दोनों का कर चुके हैं, देन इसका भी अमाउंट ऑफ शेयर, शेयर का कीमत क्या रहती है, तो इक्विटी शेयर वालों की कीमत थोड़ी कम रहती है और प्रेफरेंस वालों की थोड़ी ज्यादा रहती है। वोटिंग राइट इनको रहता है, इनको नहीं रहता है। रेट ऑफ डिविडेंड, इनका रेट डिविडेंड फिक्स नहीं रहता है, इनका तो फिक्स रहता है, इतना मिलना है, ठीक है। ये प्रायोरिटी मतलब किसको प्राथमिकता मिलेगी, तो भैया इक्विटी वालों को प्राथमिकता नहीं मिलती है, प्रेफरेंस वालों को सबसे पहले क्या भैया प्रायोरिटी मिलती है। रिस्क, भैया इनमें रिस्क ज्यादा रहती है और इनमें रिस्क कम रहती है, ठीक है, लेकिन ध्यान रखना, तुमको लगेगा यार इसमें तो बहुत ज्यादा बुरी बातें हैं, लेकिन तब भी यही मार्केट में चलता है, ठीक है। फिर इसका भैया क्योंकि जितने ज्यादा रिस्क है उतना ज्यादा प्रॉफिट भी है इसमें। चलो अब भैया अपन बात करते हैं स्टॉक क्या होते हैं। तो बेटा वो शेयर जिनका पूरा पैसा फुली पेड अप हो गया, ठीक है। असल में होता है क्या भैया, मैंने तुमसे बोला यार मुझको 100 रुपए दे दो, लेकिन ये 100 रुपए में टुकड़ों टुकड़ों में बुलवाऊंगा, पहले 10 फिर 20 फिर 40 30 ऐसा करके। तो भैया हाँ, अगर तुमने पूरा पैसा दे दिया मुझको, टुकड़ों टुकड़ों में करके सब दे दिया, तो भैया अब वो तुम्हारा शेयर क्या बन जाएगा, स्टॉक, ठीक है। तो वो फुली पेड अप शेयर, ठीक है, तो वो क्या बन जाता है भैया, स्टॉक बन जाता है, ठीक है। फुली पेड अप शेयर को क्या बोला जाता है, स्टॉक। अब शेयर और स्टॉक में क्या भैया डिफरेंस, इंपॉर्टेंट है भैया, ठीक है। तो सबसे पहला ऑब्जेक्ट क्या मकसद है, तो शेयर का मेन मकसद क्या है, कैपिटल लेना, ठीक है। कंपनी को कैपिटल चाहिए ना, उठाना है मार्केट से, इसलिए शेयर होता है। और भैया इसका मेन मकसद क्या भैया, जो होल्डर्स होते हैं शेयरों के, उनको बेचने में क्या करता है, मदद करता है स्टॉक, जब वो स्टॉक बन जाता है। ट्रांसफर, इनको भैया फुली वैल्यू पे ही ट्रांसफर कर सकते हैं, इनको भैया टुकड़ों टुकड़ों में कर सकते हैं। नंबर, शेयर्स पर नंबर लिखा रहता है, स्टॉक में नंबर नहीं लिखा रहता है। फुली पेड अप, ये फुली पेड अप नहीं होते हैं, लेकिन स्टॉक तभी बनते हैं जब वो फुली पेड अप हो जाते हैं। रजिस्ट्रेशन, ये रजिस्टर्ड होते हैं, ये रजिस्टर्ड नहीं होते हैं। फेस वैल्यू इनकी रहती है, उनकी नहीं रहती है। मेंबरशिप, ये कंपनी के मेंबर होते हैं, ये मेंबर नहीं होते हैं। पॉपुलर, ये ज्यादा पॉपुलर है, ये पॉपुलर नहीं है, ठीक। अब भैया शेयर कैपिटल क्या होती है, तो कंपनी को बहुत सारे लोग जो पैसा देते हैं वो बहुत ज्यादा टुकड़ों में बटी रहती है, ठीक है, इसलिए उस कैपिटल को क्या बोला जाता है, शेयर कैपिटल बोला जाता है, ठीक है। मीनिंग एक बार देख लेना। अब ये शेयर कैपिटल कितने प्रकार की होती है, बहुत ध्यान से देखना, ठीक, इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव वगैरह भी आ सकता है, मीनिंग वगैरह भी पूछ सकते हैं वो लोग। तो ये शेयर कैपिटल कितने प्रकार की होती है, तो सबसे पहले भी ऑथराइज्ड कैपिटल। तो ये ऑथराइज्ड कैपिटल के 2-3 नाम और है, नॉमिनल कैपिटल, रजिस्टर्ड कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल वो मैक्सिमम कैपिटल होती है जिसके साथ कंपनी क्या होती है, रजिस्टर्ड होती है, ठीक है, उसको भी क्या बोला जाता है, रजिस्टर्ड कैपिटल या ऑथराइज्ड कैपिटल बोला जाता है। ध्यान रखना, ये मैक्सिमम कैपिटल होती है और ये बैलेंस शीट में लिखते तो हैं लेकिन टोटल नहीं होता है, और इसको 2 लाइन से क्लोज कर दिया जाता है।
फिर होता भी है इशूड कैपिटल। ठीक है, इशूड कैपिटल मतलब वो कैपिटल जो हमको अभी प्रेजेंट में क्या चाहिए भी रिक्वायर्ड है। ठीक है, ऑथराइज्ड कैपिटल का वो पार्ट जो हम आम जनता को क्या करते हैं, इशू करते हैं अपनी प्रेजेंट की नीड को देखते हुए, तो उसको भी क्या बोला था, इशूड कैपिटल। फिर होता है सब्सक्राइब कैपिटल। भैया कंपनी के पास 10,000 शेयर थे मान लो, कंपनी ने उसमें से इशू करे 8,000, लेकिन अब कितने लोगों ने एक्सेप्ट करा कि हाँ हम आपके शेयर खरीदेंगे, तो जितने लोगों ने एक्सेप्ट करा उसको बोला था सब्सक्राइब कैपिटल। तो सब्सक्राइब कैपिटल किसका पार्ट है, इशूड का वो पार्ट है जो आम जनता ने असल में एक्सेप्ट कर लिया है। ठीक, अब ये कभी कई बार ज्यादा भी हो जाता है और कई बार कम भी हो जाता है। ठीक है, अब तुम बोलोगे ज्यादा कैसे हो सकता है, तो अभी पढ़ेंगे आगे। फिर ये होता है कॉल्ड अप कैपिटल, मतलब तुम लोगों ने एक्सेप्ट तो कर लिया कि हाँ हमको शेयर खरीदना है, हमको शेयर खरीदना है। अब भैया मैंने कितने टुकड़े बुलवाए, भैया मैंने बोला था ना अभी 100 रुपए का शेयर था, तो मैं पहले 10 बुलवाऊंगा, फिर 20 30 ऐसे करके बुलवाऊंगा टुकड़ों टुकड़ों में। तो भैया मैंने कितने कॉल कर लिए, कितने पैसे बुलवा लिए, तो उनको क्या बुलाता है, कॉल्ड अप कैपिटल। तो सब्सक्राइब कैपिटल का वो पार्ट जो कंपनी के द्वारा कॉल कर लिए गए वो कॉल्ड अप है। और जितना तुम लोगों ने दे दिया, भाई मैंने बुलवाया वो अलग बात है, और तुमने मुझको दिया नहीं दिया वो अलग बात है। तो कुछ लोग पैसे शायद नहीं भी देते, तो ये जितने लोगों ने दे दिया उसको क्या बोला था, पेड अप कैपिटल बोला जाता है। अब एक होता है रिजर्व कैपिटल, वो कैपिटल जो इशू नहीं की जाती है। ठीक है, तो भी उसको क्या बोलते हैं, मतलब जो अनकॉल्ड है, जो अभी बुलवाई नहीं है, तो अनकॉल्ड कैपिटल को क्या बोला जाता है, रिजर्व कैपिटल बोला जाता है। ये कब बुलवाई जाती है, बाइंडिंग अप के टाइम पे, ये ऑब्जेक्टिव में आता है। ठीक, अब शेयर इशू करने की प्रक्रिया क्या है, तो सबसे पहली प्रक्रिया भी क्या है, प्रोस्पेक्टस इशू करा जाता है। ठीक है, प्रोस्पेक्टस क्या होता है, तो एक इन्विटेशन कार्ड होता है कि आओ हमारी कंपनी में शेयर खरीदो, हमारी कंपनी की ऐसी ऐसी प्रोग्रेस है। ठीक, सब कुछ दिखाया जाता है उसमें। प्रोस्पेक्टस इशू करने का ऑब्जेक्टिव क्या है, ये एक बार देख लेना, इंपॉर्टेंट रह सकता है ये। फिर एप्लीकेशन ऑफ शेयर। ठीक है, अब भैया तुम जब प्रोस्पेक्टस दिया तो तुम लोग मेरे पास लेकर आओगे एप्लीकेशन, मतलब कुछ पैसे लेकर आओगे कि हाँ हम आपकी कंपनी के शेयर खरीदना चाहते हैं। मैंने बोला था 100 रुपए का शेयर है, लेकिन पहले 10 रुपए देना एप्लीकेशन के तौर पर, तो तुम एप्लीकेशन लेकर आते हो, फिर मैं अलॉटमेंट करता हूं, फिर उसका भी क्या होता है, कॉल होता है। ठीक, और 3 कॉल ही मैं क्या कर सकता हूँ, कम से कम कर सकता हूँ। ठीक है, चलो ज्यादा से ज्यादा कर सकता हूँ। अब भैया अंडर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन, ये सब क्या होता है, खड़ा खड़े देख लेते हैं। तो भैया सबसे पहले अंडर सब्सक्रिप्शन, देखो अभी मैंने तुम लोगों से बोला था क्या भाई, कंपनी के पास 10,000 शेयर थे, लेकिन कंपनी ने इश्यू कितने करे, 8,000। ठीक है, अगर ये मान लो 7,000 लोगों ने शेयर एक्सेप्ट करे कि हाँ हम आपके शेयर खरीदना चाहते हैं, तो बेटा वो कंडीशन कौन सी आती, अंडर सब्सक्रिप्शन। ठीक है, जब एप्लीकेशन मनी कम मिल, वो एप्लीकेशन रिसीव कम होती है इशू से, तो उसको भी क्या बोलता है, अंडर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है भैया, जब मैंने 8,000 शेयर इशू करे, लेकिन जनता आ गई 9,000 शेयर के लिए, 10,000 शेयर के लिए कि हमको चाहिए, नहीं दे पाएंगे, जाहिर सी बात है, लेकिन बोल रहे हैं वो लोग, तो ये वो होता है ओवर सब्सक्रिप्शन, जब एप्लीकेशन ज्यादा आती है रिसीव इशूड से। फिर होता है कॉल्स एंड एरियर। अब देखो मैंने तुम लोगों से क्या बोला भैया, मान लो 8,000 शेयर थे, ठीक है, 8,000 लोग आए। ठीक, अब भैया मैंने सब लोगों से पैसे उलवाया, ठीक है, लेकिन मान लो उनमें से कोई एक आदमी था, उससे मैंने भैया 10 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए, 40 रुपए ऐसे करके बुलवाए, 100 रुपए, लेकिन उसने मुझको कुछ पैसा नहीं दिया। ठीक, तो जो भैया नाटक कर रहा है, तो उसको भी क्या बोला था, कॉल्स एंड एरियर बोला जाता है। जब कोई होल्डर पैसा नहीं देता, शेयर कॉल करने का कॉल कर लिया जाता है लेकिन पैसे नहीं देते, तो उसको भी कॉल्स एंड एरियर बोला जाता है। जब कोई पार्टनर एडवांस, जब कोई मेंबर एडवांस में पैसा दे देता है, उससे कॉल नहीं बुलवाया लेकिन उसने पहले ही दे दिया, तो उसको भी कॉल्स एंड एडवांस बोला जाता है। अब ध्यान रखना, कॉल्स एंड एरियर पे कंपनी तुमसे कितने रुपए चार्ज करेगी, इंटरेस्ट के 10% पर एनम। ठीक है, ऐसा किसमें लिखा है, टेबल एफ में। जबकि कॉल्स एंड एडवांस पे कंपनी तुमको ज्यादा पैसे देती है, ज्यादा ब्याज देती है, 12%, किसमें लिखा है, टेबल एफ में। ठीक, चलो अब भैया शेयर कैसे कैसे इशू किए जा सकते हैं, तो भैया पार पर, प्रीमियम पर, डिस्काउंट पर पहले होते थे, लेकिन अब डिस्काउंट पर इशू नहीं होते हैं। तो इशू एट पार का मतलब क्या होता है, तो देखो हर शेयर की एक फेस वैल्यू रहती है। फेस वैल्यू मतलब वो एक शेयर कितने रुपए का है, तो अगर जितने रुपए का उतने पे ही इशू करें पार, तो उसको क्या बोलेंगे, इशू एट पार। अगर कोई शेयर फेस वैल्यू से ज्यादा पर इशू करे तो उसको बोला जाता है इशू एट प्रीमियम। ठीक है, अगर इनके मीनिंग वगैरह आते हैं तो मीनिंग के साथ एग्जांपल लिखना, तब जाकर क्वेश्चन बड़ा हो पाएगा थोड़ा। ठीक, अब इसके बाद एक मिनट, यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि जो प्रीमियम है, ठीक है, जो प्रीमियम आप एक्स्ट्रा ले रहे हो, मान लो एक शेयर 100 रुपए का है, लेकिन मैं तुमसे बोल रहा हूँ नहीं मैं तो 110 रुपए लूंगा, क्योंकि मेरी कंपनी मान लो बहुत पॉपुलर है। ठीक, तो अब एक मिनट, ये 5 रुपए जो एक्स्ट्रा मेरे पास आ रहे हैं हर शेयर पर, तो उनका मैं इस्तेमाल कहाँ करूंगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आता है तुमको कि भैया प्रीमियम का इस्तेमाल कहाँ होता है। ठीक, तो भैया प्रिलिमिनरी एक्सपेंस को राइट ऑफ करने के लिए, अब ये जो डिवेंचर रिडीम करते हैं, अगर वो प्रीमियम पर रिडीम कर रहे हैं तो उनको रिडीम करने के लिए। ठीक है, फिर इसका भैया फुली पेड अप, अगर बोनस शेयर इशू करने तो उसके लिए भी इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, देन इसका भी बाय बैक, अगर अपने ही शेयर भी हमको क्या करने, बाय बैक करने, वापस मार्केट से बुलवाने हैं।
ठीक है, तो उसके लिए भी अपन ये प्रीमियम का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कोई एक्सपेंस हुआ है, ठीक है, तो उसको कैपिटल लॉस वगैरह हुआ है तो उसको भी डिस्काउंट वो करवाने के लिए, राइट ऑफ करवाने के लिए भी हम क्या कर सकते हैं, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आएगा ही, ठीक है। अब इसका भी इशू ऑफ डिस्काउंट क्या होता है, तो फेस वैल्यू से जब कंपर इशू किया जाता है तो उसको इशू एट डिस्काउंट बोला जाता है, लेकिन ये अब 2013 के बाद नहीं होता डिस्काउंट पर इशू, ठीक। अब ये क्या होता है, इशू ऑफ शेयर अदर देन कैश। कैश के अलावा कंपनी को इस बार पैसे नहीं चाहिए, कंपनी ने मान लो कोई एसेट्स खरीदी और उसके बदले में कंपनी ने शेयर दे दिया, तो वो होता है अदर देन कैश, ठीक है। ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। प्रोसीजर ऑफ फोर फीचर, ये थोड़ा ढंग से करना बेटा। सबसे पहले तो भैया फोर फीचर क्या होता है, ठीक है, तो ये फोर फीचर बहुत ढंग से कर लेना। फोर फीचर मतलब ये क्या, जब कोई कंपनी किसी मेंबर की मेंबरशिप कैंसिल कर देती है, क्यों, क्योंकि उसने भैया शेयर पर पैसा नहीं दिया, उसने डिफॉल्ट कर दिया, तो उसको भी क्या बोला जाता है, फोर फीचर बोला जाता है। अब उसकी प्रक्रिया क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा ये, ठीक, ढंग से कर लेना। सबसे पहले बेटा लिस्ट बनाई जाती है उन लोग की जिन लोगों ने पैसा नहीं दिया। सेकंड बेटा जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वगैरह है वो बैठ के एक रेजोल्यूशन पास करते हैं कि इन लोग को नोटिस भेजो भाई, ठीक है, कि भैया तुम लोग पैसा वगैरह दो, नहीं तो फिर हम फोरफिट वगैरह करेंगे। और ये नोटिस 14 दिन पहले उनके पास पहुंच जाना चाहिए, ठीक है, मतलब जब फोरफिट करेंगे उससे पहले। फिर इसका भैया अब हम क्या करेंगे, भी उसको रजिस्टर्ड नोटिस भेजेंगे, ठीक है भाई। हमने अभी तो रेजोल्यूशन पास करा, अब हम उसको एक रजिस्टर्ड नोटिस भेजेंगे कि भैया अपने पैसे वगैरह जमा करवाओ, ठीक है, नहीं तो ध्यान रखना तुम्हारा भैया हम शेयर फोरफिट कर देंगे। अब अगर मान लो उसने भैया हम नोटिस वगैरह पे ध्यान नहीं दिया, तो भैया अब हम उसके शेयर क्या कर देंगे, फोरफिट कर देंगे, ठीक। और देन इसका भैया फाइनल नोटिस, हम वापस से उसको नोटिस भेजेंगे और उसमें बस ये लिखा रहेगा कि भैया हमने तुम्हारे शेयर फोरफिट कर दिए, बस चुपचाप सब वो शेयर सर्टिफिकेट लाकर दे देना, ठीक। अब भैया रीइशू क्या होता है, तो जब हम फोरफिटेड शेयर को अगेन इशू करते हैं तो उसको रीइशू बोला जाता है। और ध्यान रखना, रीइशू पार पे भी हो सकता है, प्रीमियम पे भी हो सकता है, डिस्काउंट पर भी हो सकता है। ध्यान रखना, रीइशू डिस्काउंट पे हो सकता है, इशू डिस्काउंट पर नहीं होता है, ठीक है। बस तो ये वाला चैप्टर भी अपना खत्म हो गया। अब ये एक चैप्टर अपने 2-3 चैप्टर और बच्चे हैं, इनको बस खत्म करते खड़ा खड़ेरा। सबसे पहले भैया एक चैप्टर भी क्या, डिवेंचर, ठीक है। तो भैया डिवेंचर क्या होता है, तो डिवेंचर एक डॉक्यूमेंट है, ठीक है, जो ये बताते हैं कि हाँ भैया कंपनी ने लोन लिया है और कंपनी एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ब्याज के साथ तुमको पूरा पैसा चुका देगी, उसको भी क्या बोला जाता है, उस डॉक्यूमेंट को क्या बोला जाता है, डिवेंचर बोला जाता है, ठीक है। देखो अभी तुम लोगों से मुझको पैसे चाहिए थे 100 रुपए, तो मैंने तुमसे बोला यार 100 रुपए दे दो और मेरी कंपनी के मालिक बन जाओ मेरे साथ, ठीक है, तो वो क्या हो भैया, वो शेयर था। लेकिन अब मुझको तुमसे 100 रुपए तो चाहिए, लेकिन मैं तुमको मालिक नहीं बनाना चाहता हूं, मैं तुमसे बोल रहा हूं यार मालिक मत बनो, हाँ बस तुमको मैं टाइम टाइम ब्याज देता रहूंगा, तुम क्रेडिटर हो मेरे, ठीक है। तो भैया तुम कौन हो, डिवेंचर होल्डर हो, ठीक है, ये अंतर है दोनों में। फिर इसका भी क्या बोल रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है डिवेंचर की, तो भैया डिवेंचर की सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक भी क्या है, ये डॉक्यूमेंट है, ठीक। सेकंड भैया रिटर्नेबल, ठीक भाई, रिटर्न होगा, है ना। तुम लोगों ने भैया मुझको पैसे दिए, जिस दिन मैं तुम्हारे पैसे वापस चुका दूंगा तुम मुझको वापस दे देना। इशू बाय कंपनी, कौन इशू करता है, कंपनी। फिर भैया पेमेंट में सबसे पहले प्रायोरिटी उनको मिलती है, प्राथमिकता मिलती है, मतलब प्रेफरेंस वालों से भी पहले इनको इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है। और जो अपनी कैपिटल वगैरह जब वापस की जाती है तो सबसे पहले इनको पैसा वापस करेंगे, फिर प्रेफरेंस को, फिर इक्विटी वाले को। रेगुलर इंटरेस्ट, टाइम टू टाइम आपको इंटरेस्ट वगैरह मिलता रहेगा, वोटिंग राइट आपको नहीं रहता है, और अलग अलग प्रकार के होते ही है, ठीक है। और इशू कैसे कैसे हो सकते हैं, पार पे, प्रीमियम पे और डिस्काउंट पे, इनको थोड़ा एक्सप्लेन कर लेना, ठीक है। अब भैया डिवेंचर कितने प्रकार के होते हैं, तो देखो इनको अलग अलग तरीके से भी आपको को याद होना चाहिए, और ऑन द बेसिस करके भी होना चाहिए। वो कई बार अगर बोल देंगे ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी के ही बताओ बस, तो वो दोनों ही बताने पड़ेंगे फिर, ठीक है। तो ये सबसे पहले क्या होता है, ये ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी। तो ये सिक्योरिटी के हिसाब से दो प्रकार के डिवेंचर होते हैं, एक होता है सिक्योर्ड और एक होता है अनसिक्योर्ड। भाई मान लो तुमने मुझको पैसे दिए, लोन दिया, लेकिन तुमने साफ बोल दिया मुझको आपकी कोई कंपनी की एसेट्स पर हक चाहिए, अगर आप लोन नहीं दे पाओगे तो मैं वो एसेट्स लिए जाऊंगा, तो वो है सिक्योर्ड डिवेंचर, इन्हीं को बोला जाता है मॉर्टगेज। अगर आपने भैया कोई सिक्योरिटी वगैरह नहीं ली है, तुमने बस मुझको पैसा दिया, तुमने बोला मुझको कोई एसेट्स पे हक नहीं चाहिए, तो भैया वो होते हैं अनसिक्योर्ड, ठीक है। उन्हीं को सिंपल और नेगेटिव डिवेंचर बोला जाता है। फिर भैया ऑन द बेस ऑफ कन्वर्टिबिलिटी, मतलब कितनी जल्दी बदलेंगे नहीं बदलेंगे, तो अगर भैया कोई डिवेंचर शेयर में बदल जाएगा तो वो कन्वर्टिबल है, नहीं बदलेगा तो नॉन कन्वर्टिबल है। फिर भैया रजिस्ट्रेशन, ठीक। तो भैया रजिस्ट्रेशन में क्या है, अगर तुमने मुझको पैसा दिया और तुम्हारा नाम मैंने रजिस्टर में लिखा कि हाँ भैया इस नाम के बंदे ने मुझको लोन दिया और इसको मैंने इस नंबर का डिवेंचर दिया, ठीक, तो तुम बेटा कौन सा डिवेंचर हो, रजिस्टर्ड डिवेंचर हो, ठीक। और ऐसे डिवेंचर जिनका नाम कंपनी के रजिस्टर में नहीं है उनको बोला जाता है बियरर डिवेंचर। ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट है, बियरर डिवेंचर कई बार आ चुका है, तो ध्यान रखना ये मेयर डिलीवरी के द्वारा क्या हो सकता है, ट्रांसफर
हो सकते हैं। ठीक है भैया, मान लो तुमने मुझको लोन दिया लेकिन मैं तुम्हारा नाम मेरे बुक में नहीं लिखा है। ठीक, अब मैंने तुमको एक डॉक्यूमेंट दिया था जिसको अपन डिवेंचर बोल रहे हैं, अगर मान लो तुमने वो डिवेंचर किसी और को दे दिया तो अब मैं ब्याज और प्रिंसिपल अमाउंट वगैरह सब उसी को दूंगा। ठीक, क्योंकि ये मेल डिलीवरी के द्वारा क्या हो सकता है, ट्रांसफर हो सकते हैं। अब भैया ऑन द बेस ऑफ परमानेंसी और टेन्योर, ठीक, तो उसके हिसाब से एक होता है रिडीमेबल और एक होता है इररिडीमेबल। ठीक, अगर भैया मैं तुमने जो मुझको पैसे दिए वो मैं तुमको कुछ पर्टिकुलर टाइम बाद वापस कर सकता हूं तो वो होते हैं रिडीमेबल। ठीक, जो वापस कर सकते हैं शोधन वाले। ठीक, और अगर मैं कभी भी वापस नहीं कर सकता हूं, ठीक है, तो वो होते हैं बेटा इररिडीमेबल। ठीक है भैया, मैं सिर्फ तभी वापस कर सकता हूं जब कंपनी क्या होगी भैया, बंद होगी, तो वो होते हैं भैया इररिडीमेबल। ठीक, फिर इसका भैया कूपन रेट के हिसाब से दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्पेसिफिक कूपन रेट और एक जीरो कूपन रेट। ठीक है, नॉर्मल देख लेना इनको एक बार। शेयर और डिवेंचर में क्या डिफरेंस है, या फिर शेयर होल्डर और डिवेंचर होल्डर में क्या डिफरेंस है, एक ही बात है। सबसे पहले बेटा क्या लिखा हुआ है, कंसिडरेशन। शेयर होल्डरों को बदले में क्या मिलता है, डिविडेंड। इनको क्या मिलता है, इंटरेस्ट। ओनरशिप, ये मालिक होते हैं, ये क्रिएटर होते हैं। पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट, ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते हैं। कैपिटल और लोन, शेयर वाले जो पैसा देते हैं उसको कैपिटल बोला जाता है, डिवेंचर वालों से जो पैसा मिलता है उसको लोन बोलते हैं। वोटिंग राइट इनको रहता है, उनको नहीं रहता है। रिस्क इसमें ज्यादा रहती है, उसमें नहीं रहती है। डिस्काउंट पर इश्यू ये नहीं हो सकती, ये हो सकते हैं। टाइम ऑफ डिविडेंड, वो वाइंडिंग अप के टाइम पर क्या होगा, तो भैया इनको बाद में मिलता है, इनको सबसे पहले मिलता है। ठीक, अब भैया डिवेंचर की प्रोसीजर सेम उसके जैसे ही है, किसके, वो डिवेंचर की जो प्रोसीजर है इशू करने की वो शेयर जैसी है। बाकी ये सारे टॉपिक जो दिख रहे हैं ये सारे अपन पहले पढ़ चुके हैं शेयर वाले चैप्टर में। इशू एज कोलेटरल सिक्योरिटी मतलब क्या होता है, भाई मान लो मैंने जो डिवेंचर है, मैंने किसी बैंक से लोन लिया, मैंने अपने पास जो एसेट्स वगैरह थी वो तो गिरवी रख दी, लेकिन मान लो 10 लाख रुपए का लोन लिया और 7 लाख रुपए की एसेट्स गिरवी रखी, अभी भी मुझको हो सकता है कुछ 5-1 लाख रुपए की और गिरवी रखना पड़े। ठीक है, थोड़ा ज्यादा ही रखना पड़ता है। तो भैया मैंने क्या बोला, मेरे पास कुछ एसेट्स नहीं है, मैंने बोला एक काम करिए डिवेंचर रख लो 5 लाख रुपए के, तो वो क्या होते हैं, इशू एज कोलेटरल सिक्योरिटी। अब भैया डिवेंचर कुछ टर्म पर भी इशू होते हैं, तो ये कुछ कंडीशंस है, इनके ऊपर भी ये क्या होता है, डिवेंचर इशू होते हैं, कोई काम का नहीं है, फालतू। ठीक है, चलो आगे चलते हैं अपन बात करते हैं एक नया चैप्टर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, तो भैया सबसे पहली बात, फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता क्या है। ठीक, तो बेटा फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपनी की फाइनल रिपोर्ट होती है जो कंपनी के मैनेजमेंट द्वारा बनाई जाती है, जो फाइनल पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस शो करती है। क्लियर है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर द फाइनल रिपोर्ट प्रिपेयर्ड बाय द मैनेजमेंट ऑफ कंपनी टू शो द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड पोजीशन ऑफ द कंपनी फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। एक पर्टिकुलर टाइम की कितनी परफॉर्मेंस हुई है, कितनी पोजीशन अपनी रही है, फाइनेंशियल पोजीशन, वो कंपनी की पोजीशन दिखाई जाती है किसके तहत, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के तहत। अब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट के तहत भी ये 3-4 चीजें आती हैं। अगर कोई बोले फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये क्या क्या इंक्लूड होता है, ऑब्जेक्टिव वगैरह में आ गया, तो ये 4 चीज इंक्लूड होती हैं। ठीक है, अब इनके ऑब्जेक्टिव्स क्या है तो भैया सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या बेटा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, भैया ये मेजरमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। ये प्रॉफिटेबिलिटी चेक करता है कि हमने कितना प्रॉफिट मेजर, मतलब कितना प्रॉफिट हमने कमाया है, वो किससे पता चलता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से पता चलता है। एग्जामिनेशन ऑफ सॉल्वेंसी पोजीशन, भैया हम पैसा अपना लोन, लॉन्ग टर्म लोन चुका पाएंगे या नहीं चुका पाएंगे, वो भी हमको किससे पता चलता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ही पता चलता है जब हम बनाते हैं। फिर भैया एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, हमारी कंपनी की फाइनेंशियल औकात क्या है, ठीक है, अच्छी है बुरी है, ठीक है, वो भी ये किससे पता चलता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने से पता चलता है। हेल्पफुल इन कंपैरेटिव स्टडी, अगर हमको अपनी ही कंपनी के अगले पिछले साल से करना है तो भी हम कर सकते हैं, और किसी और कंपनी से हमको कंपेयर करना है तो भी ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट की मदद से कर सकते हैं। हेल्पफुल इन कंट्रोल, अगर आपको ये बिजनेस अफेयर्स को कंट्रोल करना है तो भी आप भैया फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओ और उससे आप कंट्रोल कर सकते हो। अब भैया फाइनेंशियल स्टेटमेंट का सिग्निफिकेंस क्या है, मतलब कहां कहां कौन कौन इस्तेमाल करता है, ठीक, तो ये लोग भी क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। ठीक, चलो आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिमिटेशंस। ठीक है, बुरी बातें क्या है ना, तो भैया सबसे पहली बुरी बात बेटा क्या है, भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है भाई वो सिर्फ और सिर्फ रिपोर्ट है, वो पूरी ट्रू पिक्चर नहीं बताते, बस एक रिपोर्ट मात्र है। सेकंड पॉइंट भी, डज नॉट डिपिक्ट द ट्रू पोजीशन, भैया जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो ट्रू पोजीशन शो नहीं करते। कुछ ऐसी एसेट्स होती है जिनकी कोई वैल्यू ही नहीं होती, फिर भी हमको शो करनी पड़ती है, तो वो असली पोजीशन नहीं बता रहे। फिर इसका भी है हिस्टोरिकल कॉस्ट, भैया हम जो एसेट्स वगैरह जो रिकॉर्ड करते हैं वो किस कॉस्ट पर रिकॉर्ड करते हैं, हिस्टोरिकल, मतलब जब अपन ने खरीदी थी तो क्या आज भी उसकी कीमत वही है, भाई बढ़ भी सकती है कम भी हो सकती है, तो भैया ये असली हमको
प्रॉपर पिक्चर नहीं देते हैं। लैक ऑफ क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स, आपने भैया क्वांटिटी तो लिख दी कि इतनी क्वांटिटी उतनी क्वांटिटी, कोई भी चीज को क्वांटिटी में तो बता दिया, लेकिन क्वालिटी को आपने मेजर नहीं करा। तो क्वालिटी वाली चीजों को इग्नोर किया जाता है किसमें, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। मैनेजर को सैलरी कितनी दी वो तो लिखा है, लेकिन उसने कितनी लॉयल्टी और मेहनत से काम करा वो इसमें नहीं लिखा है। ठीक, देन इसका भैया फाइनेंशियल स्टेटमेंट खुद से नहीं बोल सकते, उनको किसी ऐसे एक्सपर्ट बंदे की जरूरत पड़ती है जो उसको समझ के बता सके, लेकिन वो एक्सपर्ट बंदा अपने दिमाग के हिसाब से, अपने ब्यासनेस के हिसाब से क्या करेगा, तुमको बताएगा। ठीक, चलो अब इसका भैया बैलेंस शीट का फॉर्मेट वगैरह अपने को पता होना चाहिए। अभी मैं तुमको पीछे बता दूंगा फॉर्मेट क्या रहता है, लेकिन वो लोग तुमसे ये पूछते हैं कई बार कि बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड क्या क्या आता है और एसेट साइड क्या क्या आता है। ठीक है, तो लायबिलिटी साइड बेटा मेन हेडिंग, वो सबसे पहले तो भी इक्विटी एंड लायबिलिटी बोलते हैं, उसमें सबसे पहले आता है शेयर होल्डर फंड। तो शेयर होल्डर फंड क्या होता है वो मीनिंग आप एक बार देख लेना। शेयर होल्डर फंड वो फंड है जिसमें शेयर होल्डर के द्वारा जो पैसा दिया जाता है वो लिखा जाता है। फिर भैया शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट क्या होता है, वो पैसा जो भैया एप्लीकेशन तो आ गई है लेकिन अभी हमने उनको अलॉट नहीं करा है। करंट नॉन करंट लायबिलिटी क्या होती है, वो लायबिलिटी जो 12 साल के, वो 12 महीनों के बाद जो पे ऑफ करनी है। करंट लायबिलिटी क्या होती है जो 12 महीनों के अंदर अंदर पे ऑफ करनी है। अब एसेट साइड क्या क्या हेडिंग आती है, तो एक होता है नॉन करंट एसेट्स, एक होता है करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स वो एसेट्स जो लॉन्ग टर्म तक अपने बिजनेस में चलेंगी। ठीक है, फिर इसके बाद ये करंट एसेट्स क्या होती है, वो एसेट्स जो 12 महीने के अंदर अंदर ही भी हो जाएंगी, कैश में कन्वर्ट हो जाएंगी। ठीक, ये रहता है पूरा बैलेंस शीट का फॉर्मेट। ठीक है, एक बार देख के जा सकते हो भाई। ठीक है, सबसे पहले भी इक्विटी एंड लायबिलिटी रहता है। ठीक है, देन इसका भैया उसके अंदर भी शेयर होल्डर फंड, फिर उसके अंदर कुछ 3 मेन सब हेडिंग रहती हैं। ये बोल्ड वाले मेन हेडिंग और उसके नीचे नॉर्मल लिखे वो सब हेडिंग है ना। फिर नॉन करंट लायबिलिटी होती है, नॉन करंट लायबिलिटी में 4 चीजें आती हैं। फिर करंट लायबिलिटी है, करंट लायबिलिटी में 4 चीजें आती हैं। अब एसेट साइड आओ तो एसेट साइड सबसे मेन हेडिंग होती है भी क्या, नॉन करंट एसेट्स, उसमें होती है फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स में भी 3-4 चीजें। फिर सेकंड होती है सब हेडिंग नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, डिफर्ड टैक्स एसेट्स। ठीक है, फिर भी लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस, अदर नॉन, ये अदरवाइज लिखा हुआ है, अदर होता है बस, अदर नॉन करंट एसेट्स। अब करंट एसेट्स में क्या होता है, तो ये करंट एसेट्स में कुछ ये चीजें आती हैं, तो एक बार बैलेंस शीट वगैरह देख कर जाना। ठीक है, वो कई बार मान लो अगर उन्होंने पूछ लिया बैलेंस शीट का फॉर्मूला बनाओ बस, ठीक है, तो पता होना चाहिए बेटा। अब ये सब हेडिंग जो अपन ने पढ़ी, उन सब हेडिंग के अंदर क्या क्या आता है वो भी अपन ने लिखा हुआ है। ठीक है, कि भैया सब हेडिंग के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। ठीक है, तो वो भी आप लोग को भी इसमें स्लाइड में वगैरह पूरी बताइए कि क्या क्या आता है। ठीक है, लॉन्ग टर्म बोरिंग में क्या आएगा, ट्रेड पेबल में क्या आएगा, इंटेंजिबल एसेट्स में क्या आएगा। कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं इंटेंजिबल, 5 इंटेंजिबल एसेट्स लिखो, तो वो नाम बताने पड़ेंगे आप लोग को। ठीक है, चलो तो ये हो गया भैया पूरा। अब इसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन कैसे आता है, तो ये इस तरीके से आता है, तुमको ये आइटम दे देंगे। ठीक है, तुमको ये आइटम्स दे देंगे और बोलेंगे इनकी मेन हेडिंग और सब हेडिंग लिख के बताओ। ठीक है, हमने आपको आइटम दे दिया है और आप भैया मेन हेडिंग और सब हेडिंग इनकी क्या करके बताओ भैया, लिख कर बताओ। ठीक है, तो भैया तुमको ये सारे स्लाइड ये आपको मैं प्रोवाइड करवा रहा हूं, तो भैया इनके नाम वगैरह देख लेना। ठीक, इनमें से जो थोड़े सिंपल वाले हैं, एमपीओ वाले को वो आते हैं और सीबीएसई वाले को जो टफ वाले हैं वो ही आते हैं। ठीक है, तो उनकी मेन हेडिंग और सब हेडिंग एक बार आप लोग देख लेना। ठीक, इनको भाई आप ऐसे समझ नहीं सकते हो। ठीक है, आप लोग को भैया बैलेंस शीट का अगर फॉर्मेट याद होगा तो आप उसको समझ के फिर इनको कर सकते हो सॉल्व। ठीक है, तो कुछ चीजें आप इसमें ढंग से देख लेना। ठीक है, ये पूरी स्लाइड वगैरह मैंने बनाकर रखी हुई है कि भाई कौन कौन से, अधिकतर सारी चीज इसमें ऑलमोस्ट कवर है। ठीक है, क्लियर है। ठीक, ये रही पूरी, है ना, तो इनको एक बार देख लेना, सिंपल वाली को एक बार देख लेना अच्छे से। अब भैया अपन बात करते हैं रेशियो एनालिसिस। ठीक है, तो भैया रेशियो एनालिसिस मतलब क्या होता है भैया, तो जब हम दो डाटाओं के बीच में, ठीक है, दो डाटाओं के बीच में क्या करते हैं, कुछ रिलेशनशिप शो करते हैं, तो उस मैथमेटिकल रिलेशनशिप शो करते हैं, तो भी उसको क्या बोला जाता है, रेशियो बोला जाता है। और जब उस रेशियो का स्टडी करेंगे तो वो रेशियो एनालिसिस हो जाएगा। ठीक, अब इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, तो देखो ये ऑब्जेक्टिव्स वही जो अभी अपन ने चैप्टर में पढ़े वही वाले हैं। ठीक है, एग्जामिनेशन ऑफ वो मेजरमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, एग्जामिनेशन ऑफ सॉल्वेंसी पोजीशन, ये सब ठीक वही है, बस फाइनेंशियल स्टेटमेंट जगह पर क्या लिख दिया, रेशियो एनालिसिस लिख दिया अपन ने। ठीक, लिमिटेशंस भी वही हैं। ठीक है, सेम, बस अपन ने थोड़ी सी चीजें चेंज कर दी है। चलो अब अपन आते भैया, ये देखो ये सब वही का वही है। अब अपन आते हैं इसके क्लासिफिकेशंस। ठीक है भैया, रेशियो एनालिसिस कितने प्रकार के होते हैं, तो बेटा रेशियो एनालिसिस मैंने आप लोगों को बताया था स्लैब। ठीक है, स्लैब, एस से सॉल्वेंसी, एल से लिक्विडिटी, ए से
क्या, एक्टिविटी और पी से प्रॉफिटेबिलिटी। ठीक है, या तो वैसे याद कर लो या पाल्स करके लिख कर सकते हो आप लोग। तो देखो सबसे पहले लिक्विडिटी रेशियो क्या होता है, लिक्विडिटी को ही शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो बोला जाता है। लिक्विडिटी रेशियो वो रेशियो होता है जो ये शो करता है कि भैया कंपनी अपने शॉर्ट टर्म लोन चुका पाएगी या नहीं। सॉल्वेंसी रेशियो को ही लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो बोला जाता है। ये रेशियो वो रेशियो होता है जो ये बताता है कि कंपनी अपने लॉन्ग टर्म लोन चुका पाएगी या नहीं चुका पाएगी, क्या वो इस कैपेबल है। एक्टिविटी रेशियो, टर्नओवर रेशियो, वेलोसिटी रेशियो, एफिशिएंसी रेशियो, परफॉर्मेंस रेशियो, सब इसके नाम है। ये क्या बोलता है भैया, ये बोलता है कि भैया कंपनी कितने अच्छे तरीके से अपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रही है, वो कौन बताता भैया, एक्टिविटी रेशियो। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो भी ये क्या बताता है कि कंपनी कितना प्रॉफिट अर्न कर रही है। ठीक है, अलग अलग लेवल पर। अब भैया करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो में डिफरेंस आता है। ठीक है, ध्यान रखना ये कहां से आ गया अचानक। तो भैया जो लिक्विडिटी रेशियो भी पढ़ने पड़ा ना, उसमें तीन चार होते हैं अलग अलग प्रकार के रेशियो, तो उसमें से मेन ये दो हैं, लिक्विडिटी और करंट रेशियो। तो भैया करंट रेशियो का मतलब क्या होता है, तो ध्यान रखना इनके मीनिंग याद करने की जरूरत नहीं है, मेन वो चारों के मीनिंग कर लेना, इन सब के मीनिंग अलग से याद नहीं करने, बस इनके फॉर्मूले पढ़ लेना, अपने आप मीनिंग याद हो जाएगा। करंट रेशियो वो रेशियो होता है जो करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी का रिलेशनशिप बताता है। लिक्विड रेशियो वो होता है जो लिक्विड एसेट्स और लिक्विड लायबिलिटी का रिलेशनशिप बताता है। फॉर्मूला क्या भैया, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। आइडियल रेशियो मतलब अच्छा आदर्श अनुपात ये होना चाहिए, करंट में करंट रेशियो ये होना चाहिए 2:1, लिक्विड वाला 1:1। फिर भैया मेजरमेंट ऑफ सॉल्वेंसी, ये शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी बताता है। ठीक है, ये उससे भी ज्यादा शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी बताता है। ठीक है, पेमेंट ऑफ ऑब्लिगेशन, ठीक है, इट शोज दैट द बिजनेस एंटरप्राइज, भैया कंपनी अपने करंट एसेट से पैसे चुका पाएगी नहीं, वो बताता है। ये भैया अपनी करंट लिक्विड एसेट से चुका पाएगी या नहीं, वो बताता है। ठीक, चलो अब ये सारे फॉर्मूले वगैरह लिखे हुए हैं। ठीक है, सभी के फॉर्मूले आपको एक ही जगह पर भाई पूरे मिल जाएंगे, है ना। तो फॉर्मूले वगैरह एक बार देख लेना, और किस रेशियो का कौन कौन से टाइप्स होते हैं मतलब वो भी लिखे हुए हैं। ठीक है, कि भैया लिक्विडिटी रेशियो में कौन कौन से होते हैं, ये दो होते हैं, उनके फॉर्मूले भी लिखे हुए हैं। सॉल्वेंसी रेशियो में कौन कौन से होते हैं, ये सब होते हैं, उनके रेशियो भी फॉर्मूले भी लिखे हुए हैं। एक्टिविटी में क्या क्या होता है वो भी लिखा हुआ है। तो इस तरीके से सारे मिल जाएंगे तुम लोग को। ठीक है, ये ठीक भाई, फॉर्मूले अगर पता होंगे तो इन सबके मीनिंग वगैरह अपने आप खुद से लिख दोगे। ठीक, चल प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में क्या क्या आता है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो वगैरह में लिखा हुआ है सब कुछ, है ना। ये 8 एक प्रकार के कुछ होते हैं, मतलब 8 उसके अंदर की चीजें वो सब उसमें लिखी हुई हैं। ठीक है, चलो अब इसका भी बात अपन करते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है। ठीक, तो नाम से ही समझ में आ रहा है, कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, 3 शब्द हैं। क्या बोल रहा है भैया, कैश फ्लो स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट है जो ये जो कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो बताता है कि कितना कैश कंपनी में आया और कितना कैश कंपनी से गया, उसको बोला जाता है भैया क्या, कैश फ्लो स्टेटमेंट बोला जाता है। इसमें 3 एक्टिविटी होती है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। अब भैया क्या मकसद है, हम क्यों बना रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो भैया सबसे पहले भैया एनालिसिस ऑफ कैश पोजीशन, हमारी कंपनी की कैश की पोजीशन क्या है हमको वो देखना है। ठीक, तो उसके लिए भी हम क्या बनाते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं। सेकंड बेटा क्या लिखा है, कैश प्लानिंग। ठीक, हमको ये प्लानिंग करनी है कि भैया देखो भैया पैसा ज्यादा है कम है, तो अगर ज्यादा है तो उसको कहां इस्तेमाल करना वो देखना पड़ेगा, अगर कम पड़ गया तो उसको कहां से लेकर आना है वो प्लान करना पड़ेगा। देन इसका भैया फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसी, अब भैया हमको कैश के हिसाब से क्या बनानी पड़ेगी, पॉलिसी बनानी पड़ेगी, हम डिविडेंड कितनी बार दें, ठीक है, इंटरेस्ट बोर्ड डिवेंचर वगैरह उससे पैसा ले ना ले, तो ये सब भैया पॉलिसी किसके आधार पर बनेगी, कैश फ्लो स्टेटमेंट जब बनेगा उसी के आधार पर बन सकती है। फिर भैया फ्यूचर में हमको कितना पैसे वगैरह की जरूरत पड़ेगी उसके लिए भी हम क्या करते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं। ठीक है, हमारी लिक्विडिटी पोजीशन, हम भैया शॉर्ट टर्म लोन चुकाने के लिए कैपेबल है नहीं, वो भी हमको किससे पता चलता है, जब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं। अब इसकी बुरी बातें क्या है, लिमिटेशंस। ठीक है, तो भैया सबसे पहली बात तो ये जो कैश है वो कैश है क्या, उसको प्रिसाइजली डिफाइन करना बहुत ज्यादा क्या होता है, मुश्किल हो जाता है। इट मिसलीडिंग एंड इनएक्यूरेट टू एक्सक्लूड नियर कैश, कई बार क्या होती है कुछ कैश से रिलेटेड कुछ आइटम होती है तो उनको अलग करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक, वो लगती है यार वो भी तो कैश ही है। फिर इसका ये लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल एनालिसिस पॉसिबल नहीं है, ये बस शॉर्ट टर्म एनालिसिस बताता है। फिर इट डज नॉट प्रेजेंट क्लियर, ये क्लियर और कंप्लीट पिक्चर नहीं बताता है। इट रिवील ओनली कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो विच इज नॉट सफिशिएंट, बस ये कैश का ही इनफ्लो आउटफ्लो बताता है, फंड के बारे में ये बात नहीं करता, तो ये असली लिक्विडिटी पोजीशन नहीं बता सकता। अब वो लोग बोल रहे हैं कैश इक्विवेलेंट क्या होता है, तो जो कैश के समान जो चीजें होती है ना उनको भी क्या बोला जाता है, कैश इक्विवेलेंट बोला जाता है। ठीक है, जो बिना किसी क्या बोलते उसके रिस्क के
जब कैश में कन्वर्ट हो जाएंगी, वो भी 90 दिन की मैच्योरिटी रहती है, तो उनको भी कैश इक्विवेलेंट बोला जाता है। अब भैया कब एक इन्वेस्टमेंट कैश इक्विवेलेंट बन जाएगा, ठीक है, तो सेम वही चीज जो भी अपन ने उसका मीनिंग में पढ़ा ना, वही अगर पूरा करेगा वो कंडीशन, तो अपने आप वो क्या बन जाएगा, क्या भैया, वो क्या इन्वेस्टमेंट क्या बन जाएगा, कैश इक्विवेलेंट बन जाएगा। ठीक है, क्या भैया, व्हेन इट हैज शॉर्ट टर्म, उसकी बहुत शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी हो, ठीक है, 3 महीने के अंदर अंदर वो कन्वर्ट हो जाए किसमें, कैश में, ठीक है, इट इज एन इनसिग्निफिकेंट रिस्क, ठीक है, उसकी वैल्यू में बिल्कुल भी फर्क ना हो, तो भैया उसको क्या बोलेंगे भैया कि हाँ भाई ये इन्वेस्टमेंट क्या है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स क्या होते हैं वो एक बार देख लेना, जो कभी कभार होते हैं, ठीक है, बिजनेस कोर्स ऑफ में नहीं होते हैं। ठीक, अब एक मिनट, अब इसके एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम के एग्जांपल, ऑपरेटिंग के एग्जांपल, इन्वेस्टिंग के और फाइनेंसिंग के, सबके लिखे हुए हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी के एग्जांपल हैं। ठीक है, अब भैया एक डिफरेंस आता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट और फंड फ्लो स्टेटमेंट डिफरेंस इंपॉर्टेंट है भाई बहुत। तो सबसे पहले तो मीनिंग, फंड फ्लो स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट है जो फंड का इनफ्लो और आउटफ्लो बताता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट है जो कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो बताता है। कॉन्सेप्ट ये बड़ा कॉन्सेप्ट है क्योंकि वर्किंग कैपिटल पे डिपेंड है, ये छोटा कॉन्सेप्ट है क्योंकि कैश पे डिपेंड है। शेड्यूल कहते हैं स्केड्यूल, इसमें एक वर्किंग कैपिटल का स्केड्यूल बनता है, इसमें नहीं बनता है। बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, ये एक्रूअल बेसिस पे डिपेंड हो रही हो, कैश बेसिस पे डिपेंड है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इसमें ऐसा कोई नहीं है, इसमें 3 है। फिर इसके भी एक्टिविटीज, इसमें कोई एक्टिविटी क्लासिफाई नहीं है, इसमें 3 एक्टिविटियां होती हैं, अपन पहले भी देख चुके हैं। ठीक, चलो देन इसका भैया कैश फ्लो बोलते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट और कैश बजट में क्या भैया डिफरेंस। ठीक है, तो सबसे पहले भैया, सबसे पहले बोलो क्या बोल रहे हैं, बेसिस, ये भैया प्रीवियस ईयर पे डिपेंड होता है कौन, कैश फ्लो स्टेटमेंट, और ये बजट फ्यूचर पे डिपेंड होता है। एग्जिबिट ऑफ पोजीशन, कैश की पोजीशन ये बताता है, ये फ्यूचर में नीड कितनी होगी वो बताता है। नेचर ऑफ एनालिसिस, ये पास्ट का एनालिसिस करता है, ये फ्यूचर का करता है। प्रिपरेशन किसके बेसिस पे बनता है, पिछले 2 सालों की बैलेंस शीट के हिसाब से बनता है, और ये बैलेंस शीट के साथ साथ हिस्टोरिकल डाटा और एस्टिमेशन पे भी बनता है। पर्पस, इसका मेन पर्पस क्या भैया, हमारी कंपनी कितनी इफिशिएंट तरीके से पैसे का इस्तेमाल कर रही है वो देखने के लिए, और इसका मेन पर्पस होता है कि फ्यूचर में कितनी जरूरत पड़ेगी वो निकालने के लिए। ठीक, अब भैया कितने प्रकार की एक्टिविटी होती है, तो 3 प्रकार की एक्टिविटी होती है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या होती है वो अलग से 2 नंबर में पूछ सकते हैं। तो भैया ऑपरेटिंग एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है जो मेन धंधे से जो हम पैसा कमा कर लाते हैं, उन सारी एक्टिविटी को क्या बोला था भैया, ठीक, मेन धंधे से जो पैसा कमाना है उसके लिए जो हम काम करते हैं, एक्टिविटी करते हैं, उनको भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी बोला जाता है। इसमें इससे ऑपरेटिंग एक्टिविटी से पैसे आने के भी कुछ एग्जांपल आपको पता होना चाहिए, और ऑपरेटिंग एक्टिविटी करने के लिए कुछ कहीं कहीं पे पैसे जाते हैं उसके भी एग्जांपल आपको पता होना चाहिए। ठीक, देन इसके बाद इन्वेस्टिंग एक्टिविटी क्या होती है। ठीक, तो भैया इन्वेस्टिंग एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है जो लॉन्ग टर्म एसेट्स और इंटेंजिबल एसेट्स वगैरह से क्या रखती है संबंध रखती, फिक्स एसेट्स से क्या रखती है, खरीदने और बेचने से संबंध रखती है, उसको भी क्या बोला था, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बोला जाता है। सेम वही चीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से पैसा आने के भी कुछ एग्जांपल आपको पता होना चाहिए, और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी करने के लिए कहां कहां पैसा जाता है उसकी भी आपको कुछ एग्जांपल्स पता होने चाहिए। सब इंपॉर्टेंट है, आ चुके हैं एग्जांपल वगैरह। फाइनेंसिंग एक्टिविटी भी ये क्या होती है, तो भैया फाइनेंसिंग एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है जो चेंज इन कंपोजिशन ऑफ कैपिटल, कैपिटल के कंपोजिशन में अगर कोई चेंज होता है तो उससे रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटी होती है वो सब क्या कहलाती है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। सेम वही चीज, फाइनेंसिंग एक्टिविटी से कहां कहां से पैसा आता है उसके एग्जांपल पता होने चाहिए, कहां कहां पैसा जाता है वो भी पता होना चाहिए। ठीक है, चलो अब इसके बाद, अब इसका भी है इसका फॉर्मेट। ठीक है, फॉर्मेट नॉर्मली आप एक बार देख लो। ठीक है, बस मेन दिक्कत किसमें होती है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। ऑपरेटिंग एक्टिविटी भी सबसे पहले निकलता भी है क्या, ये कहां गया, ये निकलता नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में एक्सट्राऑर्डिनरी आइटम निकलता है, लेकिन ये कैसे निकलता है, इस तरीके से, जो प्रॉफिट है उसमें इन चीजों को प्लस कर दो। ठीक है, फिर भी इसके बाद क्या करना पड़ता है, एडजस्टमेंट करना पड़ता है इन चीजों का, तो क्या निकलता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज निकलता है। फिर इसका भी करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी का अपने को ट्रीटमेंट करना पड़ता है, एड और लेस, तो उससे क्या निकल जाता है, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। अब उसमें से टैक्स पेड वगैरह माइनस कर दो तो अपना मेन क्या निकल जाएगा, या तो कैश फ्लो या तो कैश यूज्ड इन, प्लस में निकलेगा तो फ्लो फ्रॉम, माइनस में निकलेगा तो यूज्ड इन। ठीक, फिर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या होता है भैया, इसमें ध्यान रखना ऑपरेटिंग में उल्टा चलते हैं, इनमें सही चलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है भैया, माल वो फर्नीचर वगैरह बेची अपन ने, इन्वेस्टमेंट वगैरह बेचा तो पैसा आता है, खरीदा तो पैसा जाता है। ठीक, तो इसमें भी या तो पैसा प्लस में निकलेगा या तो माइनस में निकलेगा। फिर फाइनेंशियल एक्टिविटी का है, फाइनेंशियल एक्टिविटी में भी ये क्या होता है, शेयर डिवेंचर वगैरह अपन खरीदते बेचते हैं। ठीक है, तो भैया अगर खरीद रहे हो तो पैसा, सॉरी अगर अपन लोग इश्यू कर रहे हैं तो पैसा आएगा। ठीक है, अगर इश्यू करो तो पैसा आएगा, और अगर हम रिडीम कर रहे हैं पैसा तुमको, मतलब हमारी कंपनी तुमको वापस पैसे चुका रही है तो भैया उससे पैसा जाता है। ठीक है, तो ये कुछ
उसका फॉर्मूला वगैरह रहता है। ठीक, अब इन तीनों एक्टिविटी को प्लस जब करते हैं, तीनों एक्टिविटियों का जो आंसर आता है उनको प्लस करते हैं, तो या तो इंक्रीज या डिक्रीज आएगा। अगर प्लस करके प्लस में आया तो इंक्रीज, माइनस में आया तो डिक्रीज। फिर उसमें ओपनिंग कैश कैश इक्विवेलेंट को प्लस करते हैं तो क्लोजिंग वाला अपने आप निकल जाता है। ठीक है, तो भाई ये पूरा पूरा अपना भैया अकाउंट्स का क्या था भैया, वन शॉट रिवीजन था पूरा का पूरा एक ही वीडियो में। ठीक है, आई होप आपको भैया पूरा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट भाई एक एक A to Z सब क्लियर हो गया हो। ठीक है, आपको भैया कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। ठीक है, बाकी अगर कोई प्रॉब्लम वगैरह आती है तो भाई आप कमेंट करके पूछ सकते हो। हाँ, अब बात रही भैया प्रैक्टिकल की, तो देखो मैं फिर बोल रहा हूँ, आप लोग के प्रैक्टिकल की वीडियो मैंने बहुत पहले डाल चुका हूँ। ठीक है, कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आपको इनको ही करने, 2 वीडियो हैं, पार्टनरशिप की अलग वीडियो बनाई मैंने कि भैया ये क्वेश्चंस आपको करने मतलब करने हैं, और कुछ उसके बाद जो चैप्टर हैं कंपनी और फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाले उनकी भी वीडियो है। ठीक है, कि ये क्वेश्चंस करने ही हैं। उन क्वेश्चंस में अगर आप लोग को भाई कोई भी डाउट वगैरह होता है, वो क्वेश्चंस लगाओ, अपने आप भाई तुमसे सब बन जाएगा। हाँ, अगर उनमें कोई डाउट आता है तो फिर आप ये कमेंट वगैरह बता देना कि डाउट वगैरह कि इस वाले पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमको डाउट आ रहा है, तो मैं उससे रिलेटेड शायद वीडियो बना दूं आपके लिए, या वहीं पे कमेंट पे ही आपको मैं क्लियर कर दूं क्या डाउट है। क्लियर है, तो बस यही अपना भैया था। एक लास्ट पेपर अपना बचा हुआ है, तो उसको भाई बहुत बेहतर तरीके से आप देना, ताकि आप बहुत बहुत अच्छे भाई परसेंट क्या कर सको, भी स्कोर कर सको। ठीक है, बस इस तरीके से भाई चैनल से बने रहना। ठीक है, चैनल को भाई सब्सक्राइब कर ले तो फैमिली छोड़कर फिर जाए मत करो। ठीक है, तो बस इसी तरह भाई फैमिली बने रहो, अपने और मेंबरों को जोड़ो अगले साल, और जो आपके फ्रेंड मेंबर रिलेटिव वगैरह जो आ सकते हैं उन लोग को अपन जोड़ते हैं। ठीक, अपने फैमिली को भी थोड़ा बड़ा करते हैं। ठीक है, थैंक यू।